तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच यकीन नीट 2.0 के अंदर। तो अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल सेशन अप। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अगर आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है, अगर आपने अच्छे तरीके से सारे के सारे लेक्चर्स को देख लिया है, जितने क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए गए थे अगर वो आपको ठीक तरीके से एक्सप्लेनेशन वाइज समझ में आ चुके हैं, तो एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दीजिए जिससे आपके इस भाई को मिल जाए संतुष्टि और हम आगे बढ़ पाए टुवर्ड्स द सेशन ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आज हम एकदम जनरल बात करेंगे, एकदम बेसिक लेवल पे बात करेंगे, एकदम फंडामेंटल लेवल से उठाने की कोशिश करूंगा मैं सेल साइकिल सेल डिवीजन को। यानी आज आपको अगर यह भी नहीं पता है कि सेल डिवीजन क्या होता है, तब भी आपको मजा आ जाएगा, तब भी आप सारे के सारे एस्पेक्ट्स को सीख पा रहे होंगे। एंड ये जो चैप्टर है ना, काफी छोटा चैप्टर है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। हर साल अगर आप देखें, एक ट्रेंड पिछले कई सालों से चला आ रहा है, इस चैप्टर से मिनिमम 3 से 4 सवाल आपके नीट के अंदर आ ही रहे हैं। यानी 12 से 16 नंबर का काम आप एनसीईआरटी के 10 पन्ने पढ़ के कवर कर सकते हैं। और भी काफी एडिशनल चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत सारी बेहतरीन चीजें आपको क्लास में सिखाऊंगा। तरीका भी बहुत मजेदार होगा, जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा जिसमें मैं स्पाइडरमैन बन के आया था, वही स्पाइडरमैन यहां पर आपसे बार बार मिलता रहेगा और आपको इस चैप्टर को समझने में आपकी हेल्प करता रहेगा। काफी सारे लाल कलर के दिलों की बारिश हो चुकी है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। मैं आपको एक और शीट प्रोवाइड करूंगा आने वाले 2-3 दिन के अंदर, जहां पर हर चैप्टर जब खत्म होगा तो उसके कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब आप मुझे यह बताइए मेरे भाई कि आपको वो शीट टॉपिक वाइज चाहिए या ओवरऑल चैप्टर के एंड में चैप्टर शीट चाहिए। यानी आपको ये टॉपिक वाइज शीट चाहिए या चैप्टर वाइज शीट चाहिए। एक बार अपने भाव जो है वो लिख डालिए इन द पोल्स, है ना। मैं पोल कंडक्ट करा देता हूं, 1 और 2 में से एक सिलेक्ट कर लीजिए, है ना। मेरी जो रेकमेंडेशन रहेगी वो रहेगी चैप्टर वाइज। क्यों? क्योंकि टॉपिक वाइज आपको डीपीपी एज वेल एज काफी सारे और क्वेश्चंस जो मैं डेली बेसिस पे कराता हूं वो मिलते ही हैं, तो ये वाला पार्ट तो हमारा वैसे ही डेली बेसिस पे क्रैक्ड होता है। अगर आप इस वाले को लेना चाहें तो अभी हमारा पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। 2-3 दिन में मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्रीगेट करके, जिनके आंसर और सोल्यूशन भी आपको मिलेंगे, वो जो एक पीडीएफ है जिसमें 200-250 हैंड पिक्ड क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उनको आप सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। और जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, अल्टीमेटली कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो नहीं बन रहे होंगे आपसे, जानबूझ के वैसे क्वेश्चन डालूंगा जो आपसे नहीं बनेंगे, पता होते हुए डालूंगा कि आपसे नहीं बनेंगे। उनका आंसर और एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको लेक्चर में भी मिल जाएंगे। बड़े बड़े जो तगड़े तगड़े क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर लिया करेंगे। एक बार देख लेते हैं आपका क्या विचार है। मैं रेफरेंस के लिए बी मार्क कर रहा हूं, अधिकतर बच्चों ने वही 75% लोगों ने बी ही मार्क किया है। तो आपकी चैप्टर वाइज शीट जो है ये हम एक नई चीज ऐड कर रहे हैं। एक और चीज जो मैं ऐड कर रहा हूं आपके लिए वो मैं आपको बता देता हूं। मैं अपने हैंड रिटन नोट्स, यानी अपने हाथ से लिखे हुए, ऐसा नहीं कि टाइप कर लिया या कुछ और, अपने हाथ से लिखे हुए, इन पर्सनल हाथों से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स जो है 1 या 2 पेजर, ये आपको अगले 15 दिन के अंदर अंदर देना स्टार्ट करूंगा। टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे आपको, यहां पर भी मिल जाएंगे। इसे हम नाम देंगे वीपू सर के नोट्स, क्योंकि बहुत ज्यादा भाई इनोवेटिव नाम मेरे पास आ नहीं रहा है। वीपू सर के बनाए हुए नोट्स हैं तो इनको वीपू सर के नोट्स ही हम लोग कहेंगे। वाह वाह सर क्या नाम दिया है, बस भैया इतनी ही क्रिएटिविटी है मेरे अंदर, बाकी क्रिएटिविटी लगाऊंगा नोट्स बनाने में, है ना। यहां पे इतने प्यारे नोट्स होंगे कि एक चैप्टर आपका मान के चलिए मुश्किल से 10 मिनट में रिवाइज हो रहा होगा और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि भैया पूरा का पूरा चैप्टर यहां पे मिल जाएगा, नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर होंगे। यानी 90% ऑफ द टॉपिक अगर आपको कवर करना है तो आप इन नोट्स को देख करके जा सकते हो। ये होंगे आपके ट्रैवल फ्रेंडली नोट्स, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर हम ट्रैवल करते हैं, हम कहीं स्कूल जा रहे हैं या हम कहीं कोचिंग जा रहे हैं, इधर उधर ऑफलाइन ही कई बच्चे पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अगर आपको पढ़ना है, आपसे थोड़ा दूर है कोई डेस्टिनेशन जहां आपको पहुंचना है, बीच में आप ही समझ लीजिए कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास कुछ हैंडी चीज होनी चाहिए जो कि आपकी हेल्प करे, तो आपके पास यहां पर विपू सर के हैंड रिटन नोट्स पे मिल जाएंगे। तो ये 2 चीजें हम लोग ऐड कर रहे हैं। एनोटेटेड एनसीईआरटी आपको आज मिल जाएगी, ये मैं डलवा दूंगा। एनोटेटेड एनसीईआरटी में येलो कलर से आपको पता है हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, और ग्रीन कलर से हम लोग क्या लिखते हैं मेरे दोस्त, PYQs लिखते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको टैग्ड मिल जाएंगी। आपको जिस तरीके से चीजें समझ में आती हैं आप उस तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है।
ये सारी चीजें आपको दे दी जाएंगी और बहुत जल्दी दे दी जाएंगी। मान के चलिए इस वीक के एंड तक या नेक्स्ट वीक से सारी चीजें आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगी चैप्टर वाइज फॉर्मेट में, ठीक है। और कोई चीज अगर आपको चाहिए हो, कम्युनिटी इज एब्सोल्युटली फ्री, वहां पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, वहां पे आप आराम से अपने बाकी सारे पीयर्स से, अपने दोस्तों से पूछ करके बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो सभी के काम आने वाली है। उन सारी चीजों को मैं आपको मुहैया कराऊंगा, ये मेरा वादा है। और जो भी आपको चाहिए फॉर योर प्रिपरेशन, जितना मुझसे हो सकेगा, पूरा टाइम आपके लिए डिवोटेड है मेरे भाई। जो भी आपको चाहिए दिन रात लगे रहेंगे, लेकिन ये सारी चीजें एकदम खुद से बनाएंगे, किसी और की हेल्प नहीं लेंगे, तभी आपको इसका एसेंस भी आएगा, तभी आपको इसका मजा भी आएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं आपके साथ थोड़ी और बातचीत करना चाहता हूं, बड़ी बातचीत। और बड़ी बातचीत के लिए आप सबसे पहले सर पे लगा लीजिए सरसों का या नारियल का तेल और घुस जाइए इस चैप्टर के नाम में। इस चैप्टर के नाम में 2 शब्द हैं, क्या वो दोनों शब्द आप लोग डिकोड कर पा रहे हैं? सबसे पहले मुझे बताइए इस चैप्टर का नाम क्या है। फटाफट चैट सेक्शन के अंदर इस नए चैप्टर का, नए नवेले चैप्टर का नाम लिख करके मुझे बता दीजिए। सबसे पहली चीज जो है गुरुजी वो है सेल साइकिल, एंड गुरुजी अगली चीज जो है वो है सेल डिवीजन। क्या ये बात सबको पता है कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बिल्कुल गुरुजी, सबको पता है, अभी अभी आपने बताया था, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। समरी तो आ ही जाएगी, समरी तो एकदम गारंटीड है, वो भी आ जाएगी, है ना। सो डोंट वरी अबाउट समरी लेक्चर, क्योंकि वो तो आपको पहले से बताया गया था। ये तो एडिशनल चीजें हैं जो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। जैसे नोट्स जो हैं आपके पास अलग से भी आएंगे, मैं अपने नोट्स भी दूंगा खुद के बनाए हुए, जिससे आप टीचर के साथ रेजोनेट कर पाए, जिससे आपको एग्जैक्टली पता लगे कि भाई विपू सर ने ये चीजें पढ़ाई थी, यही चीज नोट्स में लिखी हुई है, रिवीजन में आसानी हो, है ना। यही चीजें सर ने क्लास में कराई थी, इसकी हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट मिल गई। तो इसी प्रकार से समरी लेक्चर तो आएगा ही आएगा। 3-4 दिन रुकिए, पहले चैप्टर का समरी लेक्चर आ जाएगा, आपके फीडबैक आप शेयर कर दीजिएगा, उसी हिसाब से समरी लेक्चर को हम लोग थोड़ा और मोल्ड कर देंगे। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हमारे इस प्यारे से चैप्टर का नाम है। अगर भैया आप इस शब्द को पढ़े सेल साइकिल और आप इस शब्द को पढ़ें सेल डिवीजन, तो क्या आपको नाम से कोई चीज समझ में आ रही है? सर नाम से तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है, मुझे बचपन से सिखाया गया है कि साइकिल हम उस चीज को कहते हैं जो बार 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 अपने आप को रिपीट करे। क्या ये बात सही है? 11th क्लास में आप सभी लोगों ने क्रैब साइकिल पढ़ी होगी, कैल्विन साइकिल पढ़ी होगी, C3 C4 पाथवे पढ़ी थी ना आपने। C3 पाथवे को कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, C4 पाथवे को हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहते हैं, हैच एंड स्लैग साइकिल भी कहते हैं। तो साइकिल ऐसी चीज है जो जहां से शुरू हुई वहीं पे आकर के खत्म हो गई, फिर दोबारा शुरू हुई, फिर दोबारा खत्म हो गई, फिर दोबारा शुरू हुई, फिर दोबारा खत्म हो गई। ऐसी चीजों को हम लोग साइकिलिक चीजें कहते हैं, है ना। तो सेल की भी एक साइकिल है, सेल की भी एक साइकिल है। सेल की क्या साइकिल है? फटाफट देखिए भैया, ये एक सेल है आपके पास, ठीक है। इस सेल के अंदर क्या है? एक न्यूक्लियस है, करेक्ट। अब क्या हुआ मेरे दोस्त, ये जो सेल है थोड़ा सा बड़ा होगा, अपने साइज को बड़ा करेगा, यानी ये सेल जो है ग्रो कर जाएगा, और ग्रो करने के बाद ये जो सेल है क्या कर जाएगा? 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाएगा, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाएगा। आपको पता है रूडोल्फ विर्को साहब ने क्या बात कही थी? रूडोल्फ विर्को साहब ने अपने पर्सनल मुंह से कहा था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। सन 1855 में यानी 1855 में रूडोल्फ विर्को साहब ने हमें एक बात बताई थी। उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था, उन्होंने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दी थी, और उन्होंने कहा था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी नए सेल्स जो हैं पुराने सेल की डिवीजन से ही बनते हैं। तो क्या ये जो 2 नए डॉटर सेल हैं ये इस पुराने सेल के डिवीजन से ही बने? बिल्कुल बने गुरुजी, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब मुझे बताओ मेरे भाई, क्या ये जो 2 डॉटर सेल है, क्या ये दोनों के दोनों अपना साइज बढ़ाएंगे? क्या ये दोनों के दोनों अपना साइज बढ़ाएंगे? यस सर, ये भी तो मोटे मोटे हो जाएंगे खा पी कर, ये भी तो ग्रो कर जाएंगे। बिल्कुल कर जाएंगे गुरुजी। तो यहां पे ये जो दोनों डॉटर सेल थी ये भी ग्रो कर गई, और अगर ये दोनों डॉटर सेल ग्रो कर गई तो क्या अब ये भी फर्दर डिवाइड कर जाएंगी? क्या ये भी फर्दर डिवाइड कर जाएंगी? बिल्कुल गुरुजी, ये भी डिवाइड कर जाएंगी, और इस एक सेल से फर्दर 2 सेल बन गए, इस एक सेल से फर्दर 2 सेल बन गए। अब मुझे बताओ क्या होगा गुरुजी? अब होगा ये कि ये जो नई 4 डॉटर सेल्स बनी हैं, यहां पे 2 डॉटर सेल्स, यहां पे 2 डॉटर सेल्स, क्या ये भी फर्दर आपकी ग्रो करेंगी, डिवाइड करेंगी, ग्रो करेंगी, डिवाइड करेंगी, ग्रो करेंगी, डिवाइड करेंगी? क्या ये भी फर्दर ग्रो करेंगी, डिवाइड करेंगी, ग्रो करेंगी, डिवाइड करेंगी, ग्रो करेंगी, डिवाइड करेंगी? एकदम करेंगी सर।
क्या ये जो प्रोसेस है ये बार बार हो रहा है? ग्रोथ डिवीजन, ग्रोथ डिवीजन, ग्रोथ डिवीजन, बड़े हो फुचुक करके डिवाइड कर जाओ, बड़े हो फुचुक करके डिवाइड कर जाओ। क्या ये चीज बार 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 अपने आप को रिपीट करती है? यस गुरुजी, ये चीज बार बार अपने आप को रिपीट करती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। एक ऐसा पूरा प्रोसेस जिससे एक सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना डाले, क्या इसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे? क्या इसे हम सेल की साइकिल कहेंगे? बिल्कुल सर। यहां पे देखिए, एक सेल जो है इसने ग्रो किया, डिवाइड किया, क्या ये सेल साइकिल है? यस। फिर इस डॉटर सेल ने ग्रो किया और दो डॉटर सेल बनाए, क्या ये सेल साइकिल है? बिल्कुल है। इस डॉटर सेल ने ग्रो किया, दो डॉटर सेल और बनाए, क्या ये साइक्लिक प्रोसेस है? क्या ये सेल साइकिल है? बिल्कुल, एकदम। तो यहां पे सेल जो है इसने ग्रो किया, ये बड़ा हुआ, फिर ये डिवाइड कर गया, फिर यहां पर ग्रो किया, फिर आपका क्या कर गया? डिवाइड कर गया, फिर यहां पर क्या किया? ग्रो किया, फिर फर्दर डिवाइड कर गया। क्या यही बात हुई है? यस गुरुजी, एकदम यही बात हुई है, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। हम इसे क्या कह रहे हैं? इसे हम सेल साइकिल कह रहे हैं। और सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन मतलब जब एक सेल के दो टुकड़े हो जाएं, यानी आप यहां पर क्या कहेंगे? ब्रेकिंग ऑफ अ सेल इनटू टू पार्ट्स। एक सेल दो हिस्सों में टूट गया, इसे हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, लिखना नहीं है ये, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, मर्जी है, वैसे नहीं भी लिखोगे तो चैप्टर में सारी बातें आएंगी। मैं आपको सिर्फ इस चैप्टर के नाम का मतलब बता रहा हूं। तो आप मुझे ये बताइए, मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं। देखो भाई, आप 12वीं पास बच्चे हो, मैं आपसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं कि कितने बच्चों को पहले से कुछ चीजें पता है। मैं स्टेटमेंट 1 लिख रहा हूं और मैं कह रहा हूं सेल डिवीजन is a part of cell cycle, is a part of cell cycle। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट में लिख रहा हूं सेल साइकिल is a part of cell division। आपको बताना है यहां पर which statement is true, which statement इज ट्रू। आगे तो तब बढ़ेंगे ना जब चैप्टर का नाम समझ में आएगा। पहले नाम तो समझ ले मेरे भाई, पहले नाम के साथ तो खेला हो जाए, उसके बाद तो आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। यस, ऐसे थोड़ी आगे बढ़ जाएंगे, मैं सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर दूं सेल साइकिल इज द इवेंट, इसमें ये होता है वो होता है, पढ़ाएंगे सारी चीजें, लेकिन सबसे पहले नाम को तो डिकोड कर ले मेरे भाई। पता लगा चैप्टर के नाम के बारे में कुछ पता नहीं है, आगे बढ़ गए। एकदम बेसिक लेवल से चीजों को उठाते हुए चलोगे, कितना भी कंसेप्चुअल सवाल आ जाए, कितना भी घूम के सवाल आ जाए, यू विल बी एबल टू क्रैक दैट। आराम से आप क्रैक कर ले जाओगे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू पूछा है, आराम से सोचेगा कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला बोला सेल डिवीजन इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल मतलब एक सेल का दो सेल बन जाने तक जितने भी प्रोसेस है ना, ये सेल साइकिल में आते हैं। अब इसमें सेल ग्रो भी कर रहा है, सेल अपने न्यूक्लियस को भी डिवाइड कर रहा है, सेल के फिर दो टुकड़े भी हो गए हैं। यहां सेल के जो दो टुकड़े हुए हैं, इस प्रोसेस को हम लोगों ने सेल डिवीजन कहा। तो सेल डिवीजन एक सेल साइकिल के अंदर ही आ जाता है। एक सेल से दो सेल बने कंप्लीट, ये पूरी क्या है? आपकी सेल साइकिल है। इस सेल साइकिल में ही तो सेल डिवीजन भी आ गया, सेल का टूटना भी तो इसी का एक पार्ट है। तो क्या सेल डिवीजन सेल साइकिल का ही एक पार्ट है? सेल डिवीजन सेल साइकिल का ही एक पार्ट है। सही बात है सर। और दूसरा भैया, सेल साइकिल जो है सेल डिवीजन का पार्ट है। सेल डिवीजन मतलब सेल का टूटना, और मतलब सेल साइकिल जो है ये हमें कहती है कि भैया एक सेल से दो सेल बनने तक सारे प्रोसेस हो रहे हैं, इसे हम सेल साइकिल कह रहे हैं। तो सेल डिवीजन एक छोटी चीज है, सेल साइकिल एक बड़ी चीज है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो उत्तर हमारा क्या बैठ गया भैया? उत्तर बैठ गया मिस्टर ए, मिस्टर 1। लगभग 80% लोगों को पता था, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये जो 20% लोग हैं, इनको आज का चैप्टर जो है बहुत अच्छे तरीके से समझना है ना। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट से चीजों को सीखना स्टार्ट करते हो ना, आपको बहुत इंटरेस्ट आता है। इसीलिए ये लाइन जो है आप लिख लीजिए, जिससे आपको पता लग जाए कि इस चैप्टर का नाम हमें क्या कहना चाहता है। अभी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है, दैट्स कंप्लीटली फाइन। अभी एकदम स्क्रैच से हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आराम से बताइए, यहां तक की बातें सबको क्लियर हैं? क्या हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं? तोड़ फोड़ मचाना शुरू करें मेरे भाई? यस, फटाफट बताओ इन द चैट सेक्शन, क्या हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को तोड़ने फोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम में एनर्जी भरपूर है? इफ यस, एक बार फटाफट बताइए।
डन, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आ जाओ मेरे भाई, मेन बात पे आ जाते हैं। वाई सेल्स डिवाइड। एक छोटा सा सेल बना, अब वो जो सेल है उसको ऐसी क्या चुल है कि वो डिवाइड कर रहा है। नॉर्मली पड़ा भी तो रह सकता है भाई, तुम भी तो अपने घर पे मस्त आराम से खा पी कर पड़े रहते हो खाली टाइम में, है ना, कहीं बाहर थोड़ी निकलते हो। आपकी लाइफ में रेस्ट करने का भी तो एक ऑप्शन है। सेल को तो ऐसा कोई नीट का एग्जाम भी नहीं देना, सेल को तो जो है बड़े होकर नौकरी भी नहीं करनी है, कोई बिजनेस भी नहीं करना है। सेल को ऐसी क्या आग लगी पड़ी है कि भैया मैं डिवाइड कर जाऊं? ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या मजबूरी है सेल की जो उसे डिवाइड करने देती है? हर बार हर सेल बनता है, बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, डिवाइड करने लगता है। क्यों भाई, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम फर्स्ट। यहां पे हम क्या बना लेते हैं, एक सेल बना लेते हैं। हमने क्या किया, एक सेल बना लिया। ये आपका एक सेल है। क्या इस सेल में, इस सेल की ब्रेन होगी? बिल्कुल होगी गुरुजी। क्या यहां पर हमने इस सेल का न्यूक्लियस बना लिया? एकदम बना लिया। अब ये जो सेल है इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते रहते हैं। ये जो सेल है अपने आप को ग्रो करता रहता है, अपने आप को बड़ा करता रहता है। ये सेल क्या करता है, अपने आप को ग्रो करता रहता है, अपने आप को बड़ा करता रहता है। तो जब ये सेल बड़ा होगा मेरे भाई, जब ये सेल बड़ा होगा तो इसका साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा। क्या इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज कर जाएगा? यस और नो? यस गुरुजी। तो पहले जो सेल था इसका साइटोप्लाज्म कुछ इतना था, पहले सेल का साइटोप्लाज्म कुछ इतना था, छोटे सर्कल के बराबर। अब इसका साइटोप्लाज्म बढ़ चुका है, तो आप क्या करो, इसको डॉटेड बना लो थोड़ा सा। आप ये कह रहे हो ये था आपका इनिशियल साइज, ये जो आपने डॉटेड लाइन बनाई है ये था आपका इनिशियल साइज ऑफ द सेल। पहले इसमें काफी कम साइटोप्लाज्म था, अब इसका साइटोप्लाज्म बढ़ गया है। करेक्ट, अब इसका साइटोप्लाज्म क्या है, बढ़ गया है। तो क्या प्रॉब्लम हो गई, आराम से समझने की कोशिश करिएगा, आराम से समझिए। मैंने कहा ये था इनिशियल साइज ऑफ द सेल, इनिशियल साइज ऑफ द सेल, इनिशियल साइज ऑफ द सेल। ठीक है, इनिशियल साइज ऑफ द सेल वॉज वेरी स्मॉल, वॉज वेरी स्मॉल, छोटा सा सेल था। ठीक है, और ये जो छोटा सा सेल था इसको कंट्रोल कौन करेगा गुरुजी? सेल को कंट्रोल करने का काम होता है सेल के दिमाग का। यानी आपकी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका ब्रेन। तो अगर आप एक सेल होते तो आपको कौन कंट्रोल करता? आपका न्यूक्लियस। तो ये क्या है मेरे दोस्त, ये है आपका ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। अगर सेल छोटा है तो क्या उसको कंट्रोल करने में आसानी होगी? सेल अगर छोटा है तो बहुत छोटे से इलाके की निगरानी रखनी है, इस न्यूक्लियस को आसानी से निगरानी रख लेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ब्रेन ऑफ द सेल है, ये क्या कर लेगा, इट कैन इजीली कंट्रोल अ स्मॉल सेल, इट कैन इजीली कंट्रोल अ स्मॉल सेल। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुजी, इसमें हमें कोई पंगा नहीं है। अब क्या हुआ मेरे भाई, अब एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। अब यहां पर देखिए ये था आपका इनिशियल साइज जो कि काफी छोटा था, पहले सेल काफी छोटा था, इनिशियल साइज काफी छोटा हुआ करता था इस सेल का। अब अगर आप फाइनल साइज देखें तो फाइनल साइज जो है सेल का ये ज्यादा है, सेल हो गया है बड़ा। अब मेरी बात आराम से सुनिएगा, अगर ये न्यूक्लियस इस छोटे से सेल को कंट्रोल कर रहा था तो अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रहा था, एक छोटे से इलाके की निगरानी रखनी थी इस न्यूक्लियस को। अब धीरे धीरे ये सेल जो है बड़ा होता चला गया, जब इस सेल ने ग्रोथ की ये सेल बड़ा होता चला गया। जरूरी नहीं है कि ये न्यूक्लियस बढ़िया तरीके से इस बड़े सेल की भी निगरानी रख पाए। इस न्यूक्लियस की औकात इतनी थी कि ये इतने बड़े सेल को तो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, पर ये इतने ज्यादा बड़े सेल को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सकता। तो क्या सेल में गड़बड़ियां होने का डर बढ़ जाएगा? मेरे भाई समझ लीजिए, ये जो न्यूक्लियस है एक सरपंच है, इस सरपंच को एक गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी हमने कि भैया आपको एक गांव संभालना है, तो ये अच्छे तरीके से संभाल लेगा। अब हम कह दें इसी सरपंच को कि भैया आप देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, तो अच्छे तरीके से थोड़ी संभाल पाएंगे सरपंच साहब हमारे पूरे देश को, क्योंकि एक प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, गड़बड़ियां होने की काफी चांसेस होंगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये न्यूक्लियस चाहेगा कि यार मैं इस सेल को बहुत बड़ा ना होने दूं, क्यों ना मैं इस सेल के दो छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, क्यों ना मैं इस सेल को फाड़ डालूं और दो छोटे छोटे टुकड़े कर दूं। तो फाइनल साइज अगर इस सेल का लार्ज है, फाइनल साइज अगर इस सेल का लार्ज है, देयरफॉर न्यूक्लियस वोंट बी एबल टू कंट्रोल, न्यूक्लियस वोंट बी एबल टू कंट्रोल
सच लार्ज सेल। न्यूक्लियस इतने बड़े सेल को बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो न्यूक्लियस ऐसे सिग्नल जनरेट करेगा जिससे सेल टूटना स्टार्ट हो जाए, डिवाइड करना स्टार्ट हो जाए। देयरफॉर सेल डिवीजन प्रोसेस इज ट्रिगर्ड। इसीलिए सेल डिवीजन का प्रोसेस ट्रिगर कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया। एंड अगर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया, देयरफॉर सेल डिवीजन अकर। धीरे धीरे सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर जाता है और सेल डिवीजन हो जाती है। यस, यहां पर क्या हुआ मेरे भाई, आपका एक छोटा सा सेल था, ये ग्रो किया, और जब सेल ग्रो किया तब ये गड़बड़ियां होना शुरू हुई, तब न्यूक्लियस इस सेल को बढ़िया तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया। जितने इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जितनी इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जितनी इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ प्लांट सेल, उतनी ही इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो सेल्स एक्टिव होते हैं उनके अंदर ग्रोथ निरंतर होती रहती है, लगातार इस सेल का साइटोप्लाज्म थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, और जब ये साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा हो जाता है तो न्यूक्लियस इस सेल को डिवाइड कर देता है और दो नए छोटे छोटे डॉटर सेल्स बन जाते हैं। फिर सेल डिवीजन जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो जो नए नए छुटके छुटके सेल्स बने हैं वो भी तो अपना साइज बढ़ाएंगे, फिर उनमें भी दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियस इतने बड़े सेल को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, फिर सेल डिवीजन होगी, छोटे छोटे सेल बनेंगे, फिर वो छोटे छोटे सेल फिर ग्रो करेंगे, फिर न्यूक्लियस को दिक्कत आना स्टार्ट होगी, फिर सेल डिवीजन करा देगा, फिर छोटे छोटे सेल्स बनेंगे, फिर वो ग्रो करेंगे, फिर डिवीजन, ग्रोथ, डिवीजन, ग्रोथ, डिवीजन, ग्रोथ, डिवीजन, ऐसे ही ये पूरी की पूरी साइकिल चलती रहती है। इसे ही हम सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, आराम से यहां पे एक बात लिख लीजिए जो मैंने आपको अभी बताई, बहुत प्यार से लिख लीजिए, नोट बनाइए 100 रुपए का, और यहां एक बात लिख लीजिए। ये बात क्या है? साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अपने माथे पे लिख लो ये बात, इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसी चीज का टैटू बनवाना है बड़े होकर। इस लाइन से जरूरी अभी आपके लिए और कुछ भी नहीं है ना। इज अ कंटिन्यूअस, आई इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, बहुत जरूरी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये हमने सीखी। ऑल राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम लोगों ने सीख डाली है। अब देखो एक्चुअल में क्या हुआ, थोड़ा मैथमेटिकल चलते हैं। ये किसी किताब में नहीं दिया हुआ। हाँ, आप मेडिजी का नाम मत लीजिएगा, मेडिजी बॉटनी में जाहिर सी बात है कि आपकी ये सारी चीजें दी हुई है। आराम से मेरी एक बात सुनिएगा, सेल डिवीजन क्यों हुई? वाई सेल डिवाइड, वाई सेल डिवाइड, वाई सेल डिवाइड। अब अगर आप देखें तो सेल डिवाइड क्यों करता है? व्हेन अ सेल ग्रो, जब एक सेल बड़ा हो जाता है, देन इट्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, देन इट्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इज डिस्टर्ब्ड। तब उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है डिस्टर्ब हो जाता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच का रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। मुझे बताइए, ये अगर न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो है तो ये बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा है ऑप्शन ए, घटेगा है ऑप्शन बी। आपके सामने हिंट है, देख करके बताइए। सही गलत करने की टेंशन नहीं है, सबसे पहले आराम से बैठ करके देखो कि ये बढ़ेगा या घटेगा। आराम से चेक करने की कोशिश करो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से समझो कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा है ऑप्शन ए और घटेगा है ऑप्शन बी। नीचे का एरो मतलब घटेगा, ऊपर का एरो मतलब बढ़ेगा। ए या बी में से बताइए, N/C रेशियो बढ़ेगा या घटेगा? खुद बताइए। यस, डिस्टर्ब हो गया है, मैं जानता हूं, है ना। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो गया है। बढ़ा है या घटा है मुझे यह बता दो। N/C रेशियो बढ़ा है या घटा है?
आराम से देखिए भाई, आपके पास है एक छोटा सेल एक बड़ा सेल। जब सेल ग्रो किया तो इसका क्या बढ़ा है गुरुजी? साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हुआ है, यानी इसका साइटोप्लाज्म बढ़ा है। समझ लीजिए पहले न्यूक्लियस भी था 1, साइटोप्लाज्म भी था 1। अब मैंने कहा कि साइटोप्लाज्म अपना साइज डबल कर चुका है, तो अब क्या हुआ? न्यूक्लियस रहा ऊपर 1 का 1 और नीचे साइटोप्लाज्म डबल हो गया, ये हो गया 2। भाई 1/1 होता है 1 और 1/2 होता है 0.5। बताओ भैया कौन ज्यादा है? गुरुजी 1 ज्यादा है ना, 1 ज्यादा है ना? तो पहले आपका n/c रेशियो ज्यादा था, अब कम हो चुका है। अब कम हो चुका है तो घटेगा ना, n/c रेशियो घटेगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो उतने के उतने साइज का है, साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है। अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो टोटल नंबर कम हो जाएगा ना। भाई देखो यहां पर लिखा हुआ है 1/1, आंसर क्या आया? 1। यहां लिखा हुआ है 1/2, नीचे वाले नंबर को जब आपने बढ़ा दिया 1/2 तो आंसर क्या आया? 0.5, आधा आया आंसर। यहां है 1, यहां है आधा, कौन है ज्यादा? 1 जो है आधे से ज्यादा। इसका मतलब पहले ये रेशियो 1 था, अब ये रेशियो 0.5 हो चुका है, यानी हमारा n/c रेशियो घटा है ना मेरे भाई। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। यस गुरुजी, हमारा ये जो रेशियो है घटा है, यानी मिस्टर भूरा इज द राइट आंसर। हमारा ये जो रेशियो है घटा है, लगभग 50% बच्चों ने। बताओ भैया, फिजिसिस्ट हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं गुरुजी, हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, हम तो पॉलीमोनियल्स पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल्स दिन रात, है ना। न्यूमेरिकल करेंगे, इधर रोनाल्डो मौसी बनेंगे, है ना। न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ेंगे, पुल्ली लटकाएंगे ऐसे करके, है ना। डायग्राम बनाएंगे इधर। फ्रिक्शन को सर क्वेश्चन में कंसिडर करना है कि नहीं करना है? बड़ी बड़ी बातें कराएंगे, बहुत बड़ी बड़ी, है ना। सर एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करें इस सवाल में। एयर रेजिस्टेंस इधर एक ज्यादा बड़ा है कि आधा, ये नहीं बता पा रहे हैं। वाह दोस्त वाह, क्या मैथमेटिशियन हो भाई, है ना। अपनी इस कला को अपने अंदर ही रखना, देश के बाहर मत भेज देना। इस खास जानकारी को जो तुम्हें पता है वो किसी और को पता नहीं लगना चाहिए। कोई और देश इतना बर्बाद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए, है ना। मेरे भाई n/c बड़ा है कि छोटा? आराम से देखिए, है ना। एक और बार बच्चे की तरह पढ़ाता हूं। n माने न्यूक्लियस, c माने साइटोप्लाज्म। पहले जितना बड़ा न्यूक्लियस था बाद में भी उतना ही बड़ा न्यूक्लियस है, तो n में तो कोई चेंज आया नहीं। तो n को अगर हम 1 मान लें, n को अगर हम 1 मान लें तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। हमने कहा यह है साइटोप्लाज्म, पहले था छोटा बाद में है बड़ा। इसको हम मान लेते हैं कि पहले लेट से 1 था, बाद में 2 हो गया, बाद में 3 हो गया, जो मानना है मानो, आंसर सेम ही आएगा। तो यहां पे आपका 1/1 इज इक्वल टू 1, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। पहले आंसर आया आपका 1, बाद में आया 0.5, तो क्या इसका मतलब आंसर कम आया आपका? क्या ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो गिर गया है? यस गुरुजी गिर गया है ना। यस गुरुजी ये गिर गया है। तो n/c रेशियो डिस्टर्ब हो गया है, ये n/c रेशियो कम हो गया है। मुझे एक और बात बता डालो कि c/n रेशियो बढ़ा है या कम हुआ है? फटाफट बताइए। बढ़ा हुआ है तो ऑप्शन ए और घटा हुआ है तो ऑप्शन बी। फटाफट रोलांडो मौसी बन जाओ यहां पे, झटपट बताओ भैया इस पोल को आंसर करके। अगर n/c रेशियो घटा है तो c/n रेशियो बढ़ेगा या घटेगा? फटाफट बताइए, है ना। सर हम तो बायो को टाइम नहीं दे पाते, हम तो पुल्ली के क्वेश्चन करेंगे। पकड़ में आ गया आज। 50% लोगों से नहीं बना भाई, कितनी बुरी हालत है ना। इधर बोलते हैं देश चलाएंगे हम तो, वाह वाह वाह, एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे बड़े होके। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे बुरा मानने वाली बात नहीं है एकदम। अच्छा है, कुछ चीजें नहीं आती एक बार में समझ में, बाद में आ जाएंगी, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। आओ मेरे भाई, यहां देखो भाई, सिंपल सी बात है। n/c रेशियो अगर घट रहा है तो उसका उल्टा करोगे तो बढ़ जाएगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? मिस्टर ए आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। 91% लोगों ने सही कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अब तुम्हें चमक गया है। गलती करना गलत बात नहीं है, गलती से ना सीखना बहुत गलत बात है। अब आपने 50% से 92% तक का सफर तय कर लिया है। अब मैं आपसे बहुत खुश हूं। अब आप पुल्ली के सवाल बनाइए, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप आराम से रोनाल्डो मौसी बनिए, ठीक है। हम अपने शब्द वापस लेते हैं। तो अगर सेल को डिवाइड करना है तो ये डिवाइड क्यों करता है? क्योंकि हर सेल कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। अगर हर सेल कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा तो उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी n/c रेशियो घट जाएगा या c/n रेशियो बढ़ जाएगा। अब न्यूक्लियस इनिशिएट्स सिग्नल्स
ऑफ डिवीजन या सिग्नल्स ऑफ सेल डिवीजन टू रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, टू रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। अगर ये डिस्टर्ब हो चुका है रेशियो तो इसको करेक्ट करना भी तो जरूरी है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा भैया, सेल को डिवाइड करा देगा। अगर सेल को डिवाइड करा देगा तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो जाएगा, रिस्टोर कर देगा। भैया एक छोटा सेल था, इसमें न्यूक्लियस था, ये सेल आपका बड़ा हुआ, इसमें एक न्यूक्लियस रहा, फिर दोबारा छोटे छोटे दो सेल बन गए, इनमें छोटे छोटे न्यूक्लियस चलेगा, रिस्टोर हो गया। पहले जैसी कंडीशन वापस आ गई जब न्यूक्लियस सेल को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रहा था, इजीली कंट्रोल कर पा रहा था। यही वाली कंडीशन वापस आ जाएगी जब आप इस सेल के दो टुकड़े कर डालोगे, इस सेल के चीथड़े उड़ा डालोगे। ये बात समझ में आई या नहीं, फटाफट बताइए मेरे भाई। यस, ये बात समझ में आई या नहीं, अब बताओ मुझे, क्योंकि सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना भैया हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। अब आप बोलोगे गुरुजी ये तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अरे मेरे भाई एनसीईआरटी में नहीं दिया है पर जानो तो गे ना, क्योंकि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता तो होना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। क्यों आगे मैं आपको 5 लेक्चर ये टॉपिक पढ़ाऊं, आपको आइडिया तो होना चाहिए कि व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक, व्हाई सेल डिवीजन इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट हैपेंस ऑल द टाइम। जितने भी सेल्स हैं भाई, अधिकतर सेल्स हमारी बॉडी के, एक आधा एक्सेप्शनल केस भी है, वो डिवाइड करेंगे, है ना। और क्यों डिवाइड करेंगे, उनका साइज कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो उनको न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रिस्टोर करने के लिए रेशियो दोबारा से डिवाइड करना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। यस, आओ मेरे भाई अब मैं आपको थोड़ा आगे ले चलता हूं और मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन। अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, आप सबके सामने आज बोल पा रहा हूं, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपनी कॉपी पे लिख पा रहे हैं, मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, दैट इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। क्यों, क्योंकि सर जब हम बहुत छोटे थे ना, जब हमें पता भी नहीं है कि हम कितने छोटे थे, है ना, तब की बात है, तब हम एक सेल हुआ करते थे, उस सेल का नाम है मिस्टर जाइगोट। उस जाइगोट ने सेल डिवीजन कर करके आपकी बॉडी में आज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का ढांचा खड़ा कर दिया है। हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले एक सिंगल सेल ही तो था। जितने भी ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां एक मेल गैमीट आया, एक फीमेल गैमीट आया, दोनों मिले, एक सेल बना जिसका नाम है जाइगोट। फिर जाइगोट से ही तो आपकी बॉडी तैयार हुई है, चाहे एक 50 फीट लंबा प्लांट हो, चाहे 6-7 फीट लंबे, 5 फीट लंबे आप हो, चाहे एक कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके जीवन की शुरुआत एक सेल से ही तो हुई थी। यस, यही बात आपको यहां पे समझनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आराम से इसको देखिएगा। हमने क्या बोला, हमने बोला ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग organisms, all sexually reproducing organisms starts their life as a single cell। पहले सब एक सिंगल सेल ही थे, as a single cell कॉल्ड, इस सिंगल सेल को क्या कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। एज अ सिंगल सेल कॉल्ड एज जाइगोट। ये जाइगोट बनता कैसे है, आराम से देखिए। ये है मेल गैमेट, आपका मोटाइल मेल गैमेट, जिसको हमने क्या कह दिया, स्पर्मेंद्र बाहुबली कह दिया। ये है मिस्टर स्पर्म। इस स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं जी, गुरुजी ये जो स्पर्म है हैप्लॉइड होता है, यानी कि इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो ये 23 क्रोमोसोम लेकर के बैठा है। करेक्ट, एकदम करेक्ट है गुरुजी। दूसरी साइड है ओवम, यानी फीमेल का गैमीट, दूसरी साइड है ओवम। और ये जो ओवम है ये भी आपका हैप्लॉइड है, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, सो अल्टीमेटली इसके पास भी क्या है, 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो 23 क्रोमोसोम हमारे पिताश्री से, पापा मेरी जान से आए, और उसके बाद 23 क्रोमोसोम हमारी माता जी से आए, मम्मी दी ग्रेट से आए, और ये जो दोनों के दोनों गैमीट हैं ये क्या कर गए, आपस में फ्यूज कर गए। इनके फ्यूजन का ये जो प्रोसेस है इसको हम प्यार से क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल भाषा में क्या कहते हैं गुरुजी, हम इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये बात हम बचपन से जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, बचपन में भी आप लोग बड़े टैलेंटेड थे, है ना, आज देखा हमने टैलेंट। तो ये जो है एक नया सेल बन चुका है,
हैप्लॉइड स्पर्म और हैप्लॉइड ओवम के फ्यूजन से, जिसको हम डिप्लॉइड जाइगोट कहते हैं। तो 23 क्रोमोसोम पापा से आए, 23 मम्मी से आए, तो जाइगोट में क्या बन गए आपके 46 क्रोमोसोम बन गए। इस जाइगोट को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये नीला नीला जो सेल है इसको हमने क्या बोल दिया, जाइगोट कह दिया। अब ये जो जाइगोट है क्या करेगा, ये फर्दर सेल डिवीजन करेगा। जाइगोट जो है फर्दर सेल डिवीजन करेगा। एक सेल से बन जाएंगे क्या आपके 2 सेल्स बन जाएंगे गुरुजी, 2 सेल से बन जाएंगे क्या आपके 4 सेल्स बन जाएंगे गुरुजी, 4 सेल से बन जाएंगे क्या आपके 8 सेल्स बन जाएंगे गुरुजी, 8 सेल से बन जाएंगे क्या आपके 16 सेल्स बन जाएंगे गुरुजी, और उसके बाद 16 सेल के बाद क्या बन जाएंगे 32 सेल, फिर उसके बाद 64 सेल, 128, 256, 512, 1024, 2048 एंड सो ऑन। आपके पास क्या बन जाएंगे, मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाएंगे। मिलियंस, बिलियंस भी बना सकते हो, ट्रिलियंस भी बना सकते हो, मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाएंगे। जितनी बड़ी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी उतने ही ज्यादा सेल्स यहां पर बन के तैयार हो जाएंगे। बढ़िया तरीके से आपके सेल्स यहां बन जाएंगे। यही पूरी की पूरी कहानी है। आपकी पूरी बॉडी भी एक सिंगल सेल्ड जाइगोट से ही बनी थी। कैसे बनी थी बताओ, आपके जाइगोट में ऐसा क्या है, किसी एक केमिकल का नाम बता दो मेरे भाई मुझे, जो आपके जाइगोट के अंदर है, जिसको पता है कि आपकी बॉडी कैसे तैयार होगी। व्हाट इज दैट केमिकल, उस एक मॉलिक्यूल का नाम क्या है जो अगर जाइगोट से मैं निकाल दूं तो जाइगोट कुछ भी नहीं, और अगर वही मॉलिक्यूल जाइगोट में प्रेजेंट है तो आपकी पूरी बॉडी तैयार कर सकता है। व्हाट इज दैट वन मॉलिक्यूल, क्या उसे हम हमारा जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं प्यार से? बिल्कुल कह सकते हैं गुरुजी। उस मॉलिक्यूल का नाम है मिस्टर डीएनए। ये जो जाइगोट है इसमें डीएनए है, इसमें एक राजा मॉलिक्यूल बैठा हुआ है। राजा वाली क्वालिटी साहब, उसके अंदर राजा वाली क्वालिटी है। तो वो जो है बताता रहता है कि सेल को आगे क्या करना है, कैसे एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 सेल से 4, 8, 16, 32, कैसे ये सारा का सारा काम चलेगा, कैसे आपकी पूरी बॉडी बनेगी, बॉडी में जो 200 अलग अलग टाइप के डिफरेंट सेल्स हैं ये कैसे तैयार होंगे, वो सारी बातें कौन डिसाइड करता है? डीएनए डिसाइड करता है ना। तो अल्टीमेटली यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, दिस जाइगोट हैज डीएनए which has all the information that how to make our complete body, that how to make an organism's body, एक पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे तैयार करें, ये जाइगोट बाबू को पता है ना। जाइगोट बाबू को सब पता है। ये आपकी बॉडी बना देगा, वो वाली बॉडी नहीं जो बनाने के लिए आप जिम में जाते हो। नॉर्मल जो हमारा शरीर सामने खड़ा है आपके, ये जाइगोट की ही मेहरबानी है। जय जाइगोट, जाइगोट भगवान है मेरे भाई। जय जाइगोट, जय श्री जाइगोट, है ना। जाइगोट को ही सब पता है कि आपकी बॉडी कैसे बनेगी, है ना। तो जाइगोट ने तैयार की है ना। जय श्री जाइगोट इन द चैट सेक्शन भाई, फटाफट लिख दीजिए, है ना। आओ मेरे दोस्त आगे बढ़े। अब ये जो जाइगोट है ना, हमारे लिए तो भगवान ही है भाई, क्योंकि माता पिता से हमें जो मिला है, माता पिता को भी तो भगवान ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आई है, उनसे हमें जीवन मिला है, तो जाइगोट तो है ही भाई, है ना। आओ मेरे भाई, तो अब ये जो जाइगोट है इसने आपकी पूरी बॉडी तैयार कर दी, है ना। एक जाइगोट का सेल है, थोड़ा ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाएंगे, यानी मिलियंस ऑफ सेल्स और कॉलोनीज ऑफ सेल्स, सेल के गुच्छे, कॉलोनीज ऑफ सेल्स कैन बी created by a single cell। एक ही सेल जो है मिलियंस ऑफ सेल्स या सेल की कॉलोनीज बना सकता है, कैसे? बाय सिंगल सेल विच इज डूइंग या विच इज परफॉर्मिंग कंटिन्यूअस सेल साइकिल्स, which is performing continuous cell cycles। बार बार सेल साइकिल हो रही है। एक सेल से 2 सेल बने, 2 से 4, 4 से 8, यानी
एक सेल था, उसने दो सेल बनाए, फिर दोनों सेल ग्रो करेंगे, दोनों सेल सेल साइकिल में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर चार सेल बन जाएंगे, फिर चारों सेल ग्रो करेंगे, है ना, फिर वो सेल साइकिल में पार्टिसिपेट करेंगे एंड सो ऑन। इसी प्रकार से आपका साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन आर रिपीटेड सेवरल टाइम्स। साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन आर रिपीटेड सेवरल टाइम्स। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुजी, हमें इस बात में कोई परेशानी नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई पंगा नहीं। यस, इसी प्रकार से आपका खेल चलता है, रिपीटेटिवली सारे काम होते रहते हैं। एक सेल है, ग्रो करा, डिवाइड कर गया, दो छोटे छोटे सेल बने, ग्रो करे, डिवाइड कर गए, अब चार छोटे छोटे सेल हैं, ग्रो करे, डिवाइड कर गए, ग्रोथ डिवीजन ग्रोथ डिवीजन ग्रोथ डिवीजन ग्रोथ डिवीजन, हजारों लाखों सेल्स बन गए। यहां तक की बात सबको समझ में आई या नहीं? झटपट बताओ, फटफट बताओ। नॉर्मल बातें चल रही हैं, छोटी बातचीत चल रही है अभी इंडस्ट्री के लोगों से, बड़ी बातचीत अभी करेंगे एक दो स्लाइड बाद। यस, अभी छोटी बातचीत है ड्यूरेशन की। देखो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मुझसे आगे भागने की गलती ना करें, मैं पीछे से आ रहा हूं गाड़ी ला करके, मेरी गाड़ी में ब्रेक भी नहीं है, मेरे नीचे ही कुचले जाओगे। आराम आराम से रुको, है ना, साथ साथ चलो, हाथ पकड़ के, साथ ही हाथ पकड़ना, साथ साथ में चलना। आगे भागोगे मैं ही पीछे से निकल जाऊंगा कुचल के, है ना, तो इसीलिए मास्टर के आगे नहीं भागना है ना, थोड़ा इधर उधर हो जाओ भाई। ड्यूरेशन आएगा, देखो अभी लिख के लाए हूं ना भाई, स्लाइड पे लिखा हुआ है देखो, सेल साइकिल टाइम फॉर सेल डिवीजन, ये ड्यूरेशन की स्लाइड है, आगे बात करेंगे, है ना, सब होगा। ऐसा ऐसा तो नहीं आधा चैप्टर पढ़ा के भाग गया हूं मैं कभी, मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा नहीं है ऐसा। आप लोग तो मुझे जानते होंगे, कई बच्चे जो है 11th 12th में भी पढ़े होंगे मुझसे, ऐसा तो नहीं है कुछ मैं इन्फॉर्मेशन अपने घर ले जाऊंगा बचा करके कि आज थोड़ा कम सिखा देता हूं बच्चों को, बचा हुआ जो ज्ञान है वो मेरे ही काम आ जाएगा, है ना, ऐसा तो नहीं है, जितना पढ़ाऊंगा उतना बेटर ही है, और ज्यादा ही देता हूं उम्मीद से, है ना, तो कुछ घर नहीं ले जाना है मुझे, पढ़ेंगे, है ना। आओ भैया, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन में एक और बात लिख लेते हैं। पहली लाइन हमने डिटेल में समझी है, एनसीईआरटी की एक लाइन है बस, एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया है, सिर्फ एक लाइन दी है कि ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ विद अ सिंगल सेल, जिसे जाइगोट कहते हैं। हमारे जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल से हुई थी, उस सिंगल सेल ने ही सेल साइकिल कर करके हमारी पूरी बॉडी तैयार की है। सिर्फ एक लाइन है ये, जिसको हमने एक स्लाइड में पढ़ा है। अब दूसरी लाइन भी है जो काफी कंफ्यूजिंग है, बच्चे यहां पर जो है परेशान हो जाते हैं, हम परेशान होने देंगे नहीं। आराम से इस लाइन को सुनिए, बहुत जरूरी है, आराम से इस लाइन को देखिएगा, सुनिएगा और तब आगे बढ़िएगा। हम यहां पर कहते हैं सेल ग्रोथ, या आप कह लो ग्रोथ, नॉर्मली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर properties of cells and individual organisms too, individual organisms too। यानी चाहे एक सेल हो, चाहे पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, इनमें दो चीजें होती ही होती हैं। कौन सी दो चीजें होती हैं सर? पहली चीज है ग्रोथ और दूसरी चीज है रिप्रोडक्शन। कैसे होती हैं आराम से सुनिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल की, और उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे किसकी? फिर हम बात कर लेंगे इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की, कि ऑर्गेनिज्म में कैसे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होती है और सेल में कैसे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होती है। आराम से सुनिए। सबसे पहले कहानी सेल की पढ़ लेते हैं। सेल जो है, इसमें अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ कैसे होगी? अभी अभी बताइए, क्या मैंने आपको कोई बात आपके माथे पे लिखने के लिए कहा था? यस गुरुजी, आपने कहा तो था। आपने कहा था कि सेल जो है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ करता है, अपने साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ा लेता है, इसीलिए बड़ा हो जाता है, मोटुल्ला हो जाता है। ये आपका सेल है, इसने साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कर ली है। ग्रोथ क्या थी? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ थी, विच इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या ये बात एकदम करेक्ट है? एकदम करेक्ट है। तो आप क्या कहते हैं कि ग्रोथ कैसी होगी सेल में? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। और वो भी कैसी होगी?
कंटिन्यूअस, लगातार, निरंतर, कंटिन्यूअस। एकदम सही बात है, सही बात है गुरुजी। दूसरी चीज मेरे भाई, आपका यहां पर रिप्रोडक्शन कैसे होगा? हमने क्या कहा कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेल और लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों के फीचर हैं। तो बताओ भैया, सेल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है खुद जैसी और चीजें तैयार कर लेना। तो यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपका समझ लीजिए एक सेल है, इस सेल ने डिवीजन किया, इस सेल ने डिवीजन किया, तो क्या दो सेल बन गए? एकदम बन गए। ये बात हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। ये एक सेल था, इसने डिवाइड किया और दो सेल बना लिए। तो इस सेल ने क्या किया है मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरी जान? इस सेल ने डिवीजन किया है, इस सेल ने डिवीजन किया है। तो ये जो सेल था इसे हमने पेरेंट सेल कहा, और यहां जो दोनों के दोनों सेल बन गए इन्हें हमने क्या कह डाला? डॉटर सेल कह डाला। ये क्या है आपका? पेरेंट सेल। ये क्या है आपका? पेरेंट सेल। और ये दोनों क्या है आपके? ये दोनों हैं प्यारे प्यारे बिटिया सेल, यानी डॉटर सेल, है ना, डॉटर सेल्स। अब मेरे भाई मुझे ये बताइए, अगर पेरेंट सेल से डॉटर सेल बन चुके हैं, एक सेल से दो सेल बन चुके हैं, तो क्या सेल्स का नंबर बढ़ा है यहां पर? यस। तो क्या मेरे भाई सेल्स का नंबर बढ़ा है यहां पे? ये जो पेरेंट सेल है इसने, कह सकते हैं हमने रिप्रोड्यूस कर लिया है। यस। हम ये भी बोल सकते हैं सेल डिवीजन हुआ है, एक सेल से दो सेल बने हैं। हम ये कह सकते हैं कि आपका यहां पर रिप्रोडक्शन हुआ है। एंड अगर आपको द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर याद है, तो आप इसे क्या ग्रोथ भी कह सकते हैं? क्या आप इसे ग्रोथ भी कह सकते हैं? मेरे भाई मैंने आपको, अगर आपने 11th मुझसे पढ़ी है तो आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं आपको एनसीईआरटी का रेफरेंस दे देता हूं कि जब आप चैप्टर लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हैं, हमारा अगला ही चैप्टर है, वहां मैं आपको ग्रोथ के बारे में बताऊंगा। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ग्रोथ दो तरीके से हो सकती है। पहला, इंक्रीज इन मास, किसी चीज का मास बढ़ जाए। जब आप पैदा हुए थे तो इतने से थे, छोटू से थे, और अब इतने बड़े हो गए हो कि रिश्तेदार देखते ही बोलते अरे बेटा इतने बड़े हो गए हो, पंखा ही साफ कर दो, है ना, हाथ ऊपर करके, है ना। तो मेरे भाई इतने बड़े हो गए हो, मास तो बड़ा है ना, मास बढ़ गया है तुम्हारा, है ना। और या फिर आपका हो सकता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। यहां पे एक सेल फट के दो सेल बना बैठा है, तो क्या इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल हुआ? यस गुरुजी। तो क्या ये ग्रोथ भी है? भाई एक सेल से दो छोटे छोटे सेल बने हैं, क्या नंबर बढ़ा है? यस गुरुजी, नंबर बढ़ गया ना, एक से दो हो गए तो नंबर बढ़ गया है। इस डेफिनेशन के हिसाब से इसे ग्रोथ भी तो कह सकते हैं। मुझे खुद बताओ मेरे भाई, आराम से सोचो यार, कोई टेंशन नहीं है, यहीं खड़े हैं, आराम से सोचो। ये एक सेल है, क्या इस एक सेल से दो सेल बनने की प्रक्रिया को हम सेल का डिवीजन कहते हैं? जी गुरुजी, सेल का डिवीजन कहते हैं। क्या ये सेल डिवीजन है? यस गुरुजी, ये सेल डिवीजन है। क्या एक ऑर्गेनिज्म से, पेरेंट सेल से दो बिटिया सेल बनने वाले इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं? समझ लीजिए एक बैक्टीरिया है, अगर एक बैक्टीरिया होता, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन करने का तो तरीका ही हो गया ना बैक्टीरिया में। एक सेल से दो सेल बन गए, बैक्टीरिया में यही तो होता है, बाइनरी फिजन फुचुक करके दो बैक्टीरिया बन गए, तो ये रिप्रोडक्शन भी तो है। और तीसरा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, दो तरीके से ग्रोथ हो सकती है, या तो किसी चीज का मास बढ़ रहा हो, वजन बढ़ रहा हो, या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हो। अगर एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बने तो क्या नंबर बढ़ गया? यस गुरुजी। तो क्या यही चीज है जो ग्रोथ है? यही चीज सेल डिवीजन है? यही चीज बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन है? यस सर। तो रिप्रोडक्शन माने एक सेल से दो सेल बन गए, नंबर बढ़ गया, यही बात हमने सीखी। लिविंग वर्ल्ड का रेफरेंस भी हमने यहां पर लिया है, आगे चल के चीज हमें बहुत हेल्प कर रही होगी। ऑल राइट, चलो मेरे भाई, अब मैं आपको बताता हूं एक और जरूरी बात। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पे चलते हैं। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसी होगी? अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई, ज्ञान कभी खाली नहीं जाता मेरे दोस्त, ज्ञान कभी खाली नहीं जाता। मैंने आपको बताया दो तरीके से ग्रोथ हो सकती है, साइंटिस्ट कहते हैं दो तरीके से ग्रोथ होती है। एक, इंक्रीज इन मास। सर जब हम पैदा हुए थे तो छोटे से थे, अब हमारा मास बढ़ गया है, तो क्या एज एन ऑर्गेनिज्म आप ग्रो कर गए? यस गुरुजी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप कैसे ग्रो करते हैं? इंक्रीज इन मास, सेल में साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ और आपका मास बढ़ गया। यस यस गुरुजी, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी बात, यहां पर रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? अरे गुरुजी क्या बात कर दी, मैं तो फूल पत्ती की बात कर रहा था भैया, हम तो बॉटनी के मास्टर हैं। रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करें तो हम लोग कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? सेक्सुअली असेक्सुअली कर सकते हैं ना, मतलब किसी भी इंडिविजुअल की बात करो। पेड़ है भाई, समझ लीजिए एक रोज का प्लांट है,
रोज के प्लांट की आपने डंडी काटी, जमीन में उगा दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रोज का फूल है, वहां पर जाकर के पॉलिनेशन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है इट कैन बी asexual in lower organisms and sexual reproduction also. Asexual in lower organisms and sexual also. इस पे तो पूरी की पूरी कहानी पढ़ेंगे, है ना। क्या ये बात आपको समझ में आई, हाँ या ना? फटाफट बताओ। ना का तो स्कोप ही नहीं है। एनसीईआरटी में इतनी बात लिख के बता दी कि भैया ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेल में तो होता ही होता है, ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। कैसे? सेल में ग्रोथ कैसे हुई? साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जिससे सेल बड़ा हो गया। रिप्रोडक्शन कैसे हुआ? भैया एक सेल से दो डॉटर सेल बन गई, रिप्रोडक्शन भी हो गया। आपके अंदर ग्रोथ कैसे हुई? आपका मांस बढ़ गया, मोटुल्ले हो गए खा पी के। और मेरे भाई रिप्रोडक्शन कैसे हुआ? प्लांट्स में अगर आप देखें तो असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। एनिमल्स में भी लोअर एनिमल्स जो है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत कम नंबर है एनिमल्स का, पर कर सकते हैं। यहां तक की बात चमकी, एकदम बेसिक लेवल से उठा रहा हूं भाई। और ऐसी बातें नहीं है कि बहुत ऐसी बातें हो सबको पता हो, पर फिर भी दिस इज एब्सोल्यूट बेसिक लेवल। एनसीईआरटी का जलवा दिखाता हूं अभी। देखो 2 लाइन में खेल खत्म कर रखा है, सिर्फ 2 लाइन। यहां देखो भैया, आर यू अवेयर, क्या आपको पता है कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स अपने जीवन को शुरू करते हैं फ्रॉम ए सिंगल सेल? यस, हमें पता है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट फीचर हैं किसके? सेल तो ये काम करता ही है, लेकिन इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ये काम करते हैं। सिर्फ ये 2 लाइनें पढ़ाने के लिए हमने आधे घंटे का टाइम लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दीज आर वेरी वैल्यूएबल लाइन्स। अब देखो मेरे भाई, एक सेल को डिवाइड किया, नए नए डॉटर सेल बन गए। अब ये डॉटर सेल भी बड़े होंगे, फिर फर्दर डिवाइड करेंगे, यानी ग्रोथ डिवीजन ग्रोथ डिवीजन ग्रोथ डिवीजन, पूरी की पूरी सेल की पॉपुलेशन बन जाएगी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, और इस हिसाब से आपके मिलियंस ऑफ सेल्स धीरे धीरे बन के तैयार हो जाएंगे। ये बात आपने सीखी, ये बात आपने जानी। ओके, यहां तक की बात सबको चमकी। देखो सिर्फ इंट्रोडक्शन, जिसका कुछ लेना देना भी नहीं है, हेडिंग भी नहीं है इसकी कोई, है ना, एकदम ही पड़ा हुआ है बस किताब में कहीं कोने में। इस पे भी इतना टाइम लगाया गया है बिकॉज एनसीईआरटी का एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में यह है एक लाइन, पर यहां हमने रिप्रोडक्शन का पूरा ओवरव्यू लिया। कहने के लिए दूसरी वाली भी एक लाइन ही है, लेकिन इसमें लिविंग वर्ल्ड का पूरा ओवरव्यू लिया, ग्रोथ को समझा। तो लिंक करके पढ़ेंगे, मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। यस, अब हम थोड़ा मेन मुद्दे की ओर, बड़ी बातचीत की ओर बढ़ते हैं, सेल साइकिल की ओर बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई परेशानी है मेरे भाई? फटाफट बताइए। यहां तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? यस यस यस, बढ़िया बढ़िया, शानदार, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत शानदार। अब हम सेल साइकिल के बारे में जानते हैं। सेल साइकिल के बारे में सबसे पहले एक कहानी सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, आराम से देखिएगा। 2 भाइयों की कथा है। इन 2 भाइयों का नाम है स्टैंडर्ड, है ना, सोनू और मोनू। ऐसा लगेगा हमारे ही गली के 2 भाई हैं। मिस्टर सोनू और मिस्टर मोनू के घर की कहानी, सोनू मोनू के घर का कलेश आज हम यहां डिस्कस करेंगे। कितना भी पढ़ लिख लो मेरे भाई, कितना भी बड़े आदमी बन जाओ, है ना, लेकिन ये जो ग्रह कलेश वाली चीज है ना, ये सुनने सुनाने में बहुत मजा आता है। आज सोनू मोनू का घर ही फाड़ डालेंगे, 2 टुकड़े कर डालेंगे। इन दोनों भाइयों के बीच आज बंटवारा होगा, और हम सब आज सरपंच बने हैं, यहां बैठ करके सोनू मोनू के घर का कलेश डिस्कस कर रहे होंगे। ये सोनू मोनू का घर है। इस सोनू मोनू के घर में एक अल्ट्रा ऑटोमेटिक खिड़की भी है ना, देसी एसी है। यहां हमने ये देसी एसी लगा दिया, ठीक है। और दूसरी साइड किचन भी है, और इस किचन के साथ बढ़िया धुआं धुआं कर देने वाली चिमनी भी है ना, अंदर बहुत धुआं धुआं हो जाता है। तो यहां पर हमने क्या कर डाला, यहां हमने ले लिया है इस चिमनी का सहारा, ठीक है। ये आपकी चिमनी है। दिस इज सोनू हाउस, मोनू हाउस, ऑल राइट। ये घर आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया है कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे बनाते रहना। अब अगर इस घर का हमें बंटवारा करना है, इफ वी नीड टू डिवाइड दिस हाउस इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, क्या मैं इसका बंटवारा सीधा ऐसे कर दूं? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर ये बंटवारा तो हो गया, जमीन के हिसाब से तो इट इज इक्वल, बट इस साइड मोनू के पास खिड़की नहीं आई, सोनू के पास चिमनी नहीं आई,
अगर इस घर का बराबर बंटवारा करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस घर को बराबर करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो हमने ये घर यहां पर उठा के रख दिया है, पोर्टेबल घर है हमारा, कहीं भी उठा के रख सकते हैं हम लोग, है ना। और हमने क्या किया, यहां पर खिड़की बनाई। यहां पर सोनू के पास खिड़की थी, मोनू के पास नहीं थी, मोनू की खिड़की बनाई। तो भैया यहां पर मोनू भैया कलेश करने लगे, बोले भैया चिमनी तुम्हारे पास है, हमें भी एक चिमनी दी जाए। तो हमने यहां पर भी क्या दे डाली, चिमनी दे डाली। यस, यहां पर हमने क्या कर दिया, चिमनी दे दी एक, है ना। यहां पे बढ़िया सी चिमनी बन गई, अच्छी सी चिमनी बन गई। अब क्या हम इस घर के दो बराबर टुकड़े कर सकते हैं? यस गुरुजी, अब हम इस घर के दो बराबर टुकड़े कर सकते हैं, एकदम अच्छे तरीके से दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे। तो जब हम इस घर के दो बराबर टुकड़े कर देंगे तो ये घर कैसा दिखाई देगा, ये घर कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये आपका सोनू मोनू का घर है। यहां पर हमने क्या कर डाला, इस घर के टुकड़े कर डाले, तो बीच में बना देते हैं हल्का सा गैप, कि दोनों टुकड़े अलग अलग हो चुके हैं। यहां पर दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, आधी प्रॉपर्टी सोनू के घर गई, आधी प्रॉपर्टी मोनू के घर गई। सोनू के पास खिड़की थी, अब मोनू के पास भी खिड़की है ना। सोनू के पास चिमनी थी, अब मोनू के पास भी क्या है, चिमनी है। सोनू मोनू का घर एकदम बराबर दो हिस्सों में बट चुका है। दिस इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन, इट शुड बी इक्वल, इट शुड बी इक्वल। इसे ही हम क्या कहते हैं, सेल का बंटवारा कहते हैं, जो कि हमने घर के माध्यम से समझा। अब देखिए, ये जो घर है यहां पर क्या है, दिस पार्ट हैज विंडो, दिस पार्ट हैज विंडो and this part has chimney, this part has chimney, करेक्ट। तो हमने यहां पर क्या किया, एक नई चिमनी और एक नई विंडो सिंथेसाइज की। तो यहां पर इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सिंथेसिस फेस, है ना। या आप इसे कह लीजिए एक तरीके से कि दो नए पार्ट्स हमने बनाए हैं, वन न्यू विंडो, अभी टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करते, वन न्यू विंडो एंड चिमनी वर मेड। एक नई खिड़की, एक नई चिमनी बनाई। एंड अब यहां पे क्या हो गया, इक्वल डिवीजन कैन अकर, इक्वल डिवीजन कैन अकर। अब दो बराबर टुकड़े हो गए हैं। ये जो दो बराबर टुकड़े हैं इन्हें हमने क्या कह दिया, इक्वल टुकड़े कह दिया, इक्वल पार्ट्स। दो इक्वल पार्ट आपके यहां पर हो गए। अब दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सेल। यही सारी चीजें ना सेल के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप यहां पर एक सेल बनाएं, यहां पर अगर आप एक सेल बनाएं, तो इस सेल में लेट से आपका न्यूक्लियस है। इस सेल में आपका क्या है, ये येलो कलर का जो पार्ट है इसको हमने कह दिया कि ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है ना। हमने फिर देखा कि ये जो स्काई ब्लू कलर का पार्ट है ये आपका क्या है, मिस्टर माइटोकॉन्ड्रिया है, मिस्टर माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो आपका व्हाइट कलर का पार्ट है ये आपका पेरोक्सिसोम है, ये आपका पेरोक्सिसोम है। एंड ये वाला जो आपका हरा वाला पार्ट है ये क्या हो गया, ये आपका लेट से क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। तो अगर आपको इस सेल को बढ़िया तरीके से डिवाइड करना है, अगर आपको इस सेल को बढ़िया तरीके से डिवाइड करना है, तो क्या आपको सबसे पहले इस सेल में जितनी भी चीजें हैं उनका अमाउंट डबल करना पड़ेगा। अगर ये सेल है, इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूं, तो क्या इस सेल में दो न्यूक्लियस होने चाहिए। अगर मैं दो डॉटर सेल बनाऊंगा तो क्या मेरे पास दो न्यूक्लियस होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। दोनों डॉटर सेल को मुझे क्या देना है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया भी देना है। तो क्या मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया भी एकदम बराबर होने चाहिए। तो क्या मैं नए माइटोकॉन्ड्रिया भी बना लूंगा, बिल्कुल बना लूंगा। मुझे क्या इन दोनों डॉटर सेल्स को देने के लिए क्लोरोप्लास्ट भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या मैं एक नया क्लोरोप्लास्ट भी बना लूंगा, बिल्कुल बना लूंगा। और मुझे क्या यहां पर देने के लिए इन दोनों डॉटर सेल्स को
पेरोक्सिसोम भी होना चाहिए, बिल्कुल पेरोक्सिसोम भी होना चाहिए। तो क्या मैं यहां पर ये सारी की सारी चीजें सिंथेसाइज कर लूंगा? बिल्कुल सिंथेसाइज कर लूंगा। अब आ गया है टाइम डिवीजन का। तो क्या मैं डिवीजन करके इस सेल के दो बराबर टुकड़े कर डालूंगा? क्या मैंने साइटोप्लाज्म भी आधा आधा बांट दिया है? यस गुरुजी। अगर मैं देखूं तो इस सेल का साइटोप्लाज्म भी दो टुकड़ों में बट गया है। इस सेल के पास न्यूक्लियस है तो इसके पास भी है, इस पे माइटोकॉन्ड्रिया है तो इस पे भी है, इस पे पेरोक्सिसोम है तो इस पे भी है, इस पे क्लोरोप्लास्ट है तो इस पे भी है। अब इस सेल के दो बराबर टुकड़े हो पाएंगे और बढ़िया तरीके से सेल डिवीजन जो है वो मुझे देखने को मिलेगा। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया है? सेल डिवीजन कर दिया है। यहां पर मैंने दो चिंगे चिंगे छुटके छुटके सेल बना लिए हैं। यहां पर हमने डॉटर सेल बना दिए हैं, ठीक है। यहां पर न्यूक्लियस है तो यहां पर भी है, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है तो यहां पर भी है, यहां पर पेरोक्सिसोम है तो यहां पर भी है, एंड यहां पर क्लोरोप्लास्ट है तो यहां पर भी है। करेक्ट, एकदम करेक्ट है। तो अब सेल डिवीजन होगी। अब आपका यहां पर क्या हो गया? डॉटर सेल्स बन गई हैं। अब आपकी यहां पर डॉटर सेल्स बन गई हैं, डॉटर सेल्स बन गई हैं। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमारे पास ये पेरेंट सेल था, इस पेरेंट सेल में जितनी भी ऑर्गेनेल्स थी, जितना भी डीएनए था, इसको डबल डबल कर दिया हमने। ये आपका पेरेंट सेल है। इस पेरेंट सेल में जितनी भी चीजें थी इसको डबल डबल कर डालो तो आपके पास क्या हुआ? सिंथेसिस ऑफ मटेरियल। जितना भी आपके पास माल था, मटेरियल था, उसको आपने डबल कर लिया, मटेरियल को आपने बढ़ा लिया। और उसके बाद क्या हो गया? सेल का डिवीजन कर डाला, सेल के चीथड़े उड़ा डाले, सेल के दो पार्ट्स कर डाले, सेल की दो बिटिया सेल्स बना डाली। यही बात हुई, यही है बड़ी बातचीत। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं तो आपका कुछ ऐसा काम होता है। सबसे पहले एक पेरेंट सेल में जो भी है वो तो दोनों बिटिया सेल में बांटना है ना। एक बाप का कलेजा तो बहुत नरम होता है, वो तो चाहता है कि उनकी दोनों बेटियों को उनका बराबर का हक मिले। अब मेरे भाई यहां पर आपका एक ही माइटोकॉन्ड्रिया है तो एक ही बेटी को दे दें ऐसा तो नहीं। दूसरी बेटी का बिना माइटोकॉन्ड्रिया के, बिना पावर हाउस के काम चलेगा नहीं। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को दो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ाया, पेरोक्सिसोम का नंबर बढ़ाया, क्लोरोप्लास्ट का नंबर बढ़ाया, और डीएनए जो है ये भी दोनों बिटिया के अंदर भेजना है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए था उसको भी रेप्लिकेट किया और दो न्यूक्लियस बना लिए, और दोनों बिटिया को हमने ये जो मसाला है आधा आधा बांट दिया। इसी को हम सेल डिवीजन कहते हैं। एंड में जो हुआ, एंड दिस कंप्लीट इवेंट विच अकर्ड फ्रॉम वन सेल टू इट्स कंप्लीट डिवीजन। एक सेल से दो सेल बनने तक बीच में जितनी चीजें हुई, माइटोकॉन्ड्रिया का डिवाइड करना, नया क्लोरोप्लास्ट बनना, नया पेरोक्सिसोम बनना, सेल का ग्रो करना क्योंकि वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, फिर सेल का डिवाइड करना, दो टुकड़े बनना, इन सारे इवेंट्स को हमने क्या कह दिया? सेल साइकिल कह दिया। एक सेल से दो डॉटर सेल बनने तक के सफर में जितनी चीजें आई वो कंप्लीट सेल साइकिल है। और ये जो बस सेल का कटना है दो टुकड़ों में, इसे सिर्फ सेल डिवीजन कहा जाता है। तो सेल डिवीजन इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। अब ये बात समझ में आई या नहीं? फटाफट बताइए। अब ये बात चमकी या नहीं? झटपट बताइए। अब ये बात चमकी? भाई सेल साइकिल में तो वो सारी की सारी चीजें आ रही हैं, एक सेल से दो डॉटर सेल बनने तक। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नया बनाया, क्लोरोप्लास्ट भी बनाया, पेरोक्सिसोम भी बनाया, राइबोसोम भी बनाए, कई चीजें बनाई, डीएनए भी रेप्लिकेट किया और सेल के दो टुकड़े भी कर डाले। सारी चीजें सेल साइकिल का पार्ट है। और सिर्फ सेल के दो टुकड़े होने को ही सेल डिवीजन कहा जाता है। तो सेल डिवीजन तो सेल साइकिल का ही एक भाग हुआ। ये बात सही है, ट्रू है। अब क्या हम इनिशियली जो स्टेटमेंट हमने देखी थी, क्या अब इसको 100 के 100% बच्चे सही कर सकते हैं? हाँ या ना मेरे भाई? चमकी? बहुत बढ़िया यार, कमाल कमाल कमाल, ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग, बहुत अच्छा। आओ मेरे भाई, ये ग्रह कलेश अगर सबने नोट कर लिया है तो एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज, फटाफट बताओ मेरे भाई। सोनू मोनू के घर की लड़ाई अगर सब लोगों ने देख ली है तो एक बार फटाफट बता दीजिए चैट सेक्शन में। अब थोड़ा टेक्निकल टर्म्स की ओर बढ़ते हैं। अभी जैसे हमने इंटरफेस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, एम फेज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, G1 G2 एस फेज का इस्तेमाल नहीं किया है, G0 फेज का इस्तेमाल नहीं किया है, ना कैरियोकाइनेसिस की बात की है, ना साइटोकाइनेसिस की बात की है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे अभी, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेंगे, रोनाल्डो मौसी बनेंगे, है ना। आओ मेरे भाई, यहां पर हम लोग सेल साइकिल की और कुछ अमेजिंग घटनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आओ दोस्त, सेल साइकिल, ओके।
आराम से देखिए, सेल साइकिल मैंने आपको क्या बताया, एक सेल से दो डॉटर सेल बनने तक जितने भी इवेंट्स हुए सबको मिला के हम एक सेल साइकिल बोलते हैं। एक सेल से दो सेल बन गए हैं, एक सेल साइकिल कंप्लीट हो गई है ना। दो सेल भी फिर सेल साइकिल में घुसेंगी, चार सेल बना लेंगी एंड सो ऑन, सेल्स का नंबर आपका बढ़ता रहेगा। तो आप कहते हैं ऑल द इवेंट्स हैपनिंग, all the events happening when a parent cell makes two daughter cells, एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनने तक, all the events happening when a parent cell make two daughter cells are included in a cell cycle, are included in a cell cycle। एक सेल साइकिल में इंक्लूड किया जाता है इन सारे के सारे इवेंट्स को जब एक सेल दो सेल में कन्वर्ट होता है, इसी को हम सेल साइकिल कह रहे हैं, है ना। आप एक बात लिखने की कोशिश करिए, ड्यूरिंग सेल साइकिल व्हाट इवेंट्स आर अकरिंग, ड्यूरिंग सेल साइकिल क्या क्या होता है। ड्यूरिंग सेल साइकिल आप बताइए क्या होगा। अगर एक सेल को मुझे दो सेल में कन्वर्ट करना है तो क्या क्या होगा ड्यूरिंग सेल साइकिल। क्या आपका सेल ग्रो करेगा, सेल ग्रोथ अकर, गुरुजी सेल ग्रोथ तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सेल तो हमेशा बढ़ता रहता है, तो क्या सेल बढ़ता रहेगा, बिल्कुल बढ़ता रहेगा, जीवन में आगे बढ़ता रहेगा। यस, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया, बिटिया सेल को बांटने के लिए ऑर्गेनेल्स का नंबर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे, ऑर्गेनेल्स आर डुप्लीकेटेड, ऑर्गेनेल्स आर डुप्लीकेटेड। यस, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज भैया, जो बिटिया सेल्स हैं इनको डीएनए भी तो देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया आपका जाइगोट इतना सक्षम क्यों है, आपका जाइगोट आपकी पूरी बॉडी बना सकता है क्योंकि उसके पास क्या है, डीएनए है, राजा मॉलिक्यूल है। यस, तो आप क्या कर सकते हो यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन भी कर सकते हो, डीएनए रेप्लिकेशन अकर, डीएनए रेप्लिकेशन अकर। डीएनए रेप्लिकेशन के अलावा क्या होता है, आपका सेल डिवीजन अकर, एंड में तो आपके सेल के दो टुकड़े हो जाएंगे, सेल डिवीजन अकर। और इसके अलावा और भी काम होंगे, जब कुछ समझ में ना आए तो ईटीसी लिख दो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस के अंदर, है ना। आओ मेरे भाई, अब हम मेन मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं। आराम से मेरी बात सुनिएगा, क्या ये सारी चीजें मैं किसी भी सीक्वेंस में करा दूं या ये सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। समझिए, समझ लीजिए ये एक पेरेंट सेल है, बनाना मत, समझ लीजिए एक पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल के पास न्यूक्लियस है। मैंने क्या कर दिया, इस पेरेंट सेल को डिवाइड कर दिया, दो बराबर टुकड़ों में मैंने साइटोप्लाज्म बांट दिया, लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन नहीं किया। एक डॉटर सेल पे न्यूक्लियस आया, दूसरी पे नहीं आया। क्या ये दूसरी डॉटर सेल जिंदा रह पाएगी भैया, इस पे न्यूक्लियस ही नहीं है, इस पे डीएनए ही नहीं है, तो ये जिंदा कैसे रहेगी। तो एक सेल से आपने एक ही सेल बनाया, क्या कोई बहुत बहादुरी का काम कर दिया, नहीं गुरुजी, कोई बहादुरी का काम नहीं किया। और यही मैं दूसरे रास्ते पे चलता, ये हमारा सेल है, इसके पास एक न्यूक्लियस है, मैंने क्या किया, इस सेल में सबसे पहले जो न्यूक्लियस था इसकी दो कॉपीज बनाई, और अब मैंने सेल के दो टुकड़े कर डाले, तो इस डॉटर सेल के पास भी न्यूक्लियस आया, इस डॉटर सेल के पास भी न्यूक्लियस आया। क्या ये एक अच्छी बात हो गई, यस गुरुजी, ये एक बहुत अच्छी बात हो गई। दोनों डॉटर सेल के पास न्यूक्लियस आया, दोनों डॉटर सेल के पास डीएनए आया। क्या ये डॉटर सेल बढ़िया तरीके से सरवाइव कर पाएंगी, यस गुरुजी, आसानी से कर लेंगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी न्यूक्लियर डिवीजन करनी है, कभी भी सेल डिवीजन कर दिया, कभी भी डीएनए रेप्लिकेट कर दिया, नहीं मेरे भाई, ये सारी चीजें शुड बी डन इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। ये सारी चीजें एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में होनी चाहिए, है ना, एकदम अच्छे सीक्वेंस में होनी चाहिए, तभी आप बढ़िया सेल डिवीजन कर पाओगे, तभी आपकी दोनों डॉटर सेल्स अच्छे तरीके से सरवाइव कर पाएंगी। तो यहां आपने क्या लिख दिया, यहां आपने लिख दिया कि दीज थिंग्स या these events do not occur randomly, do not occur randomly। ये कोई रैंडम चीज नहीं हो रही है, कभी भी कुछ भी कर दिया। In fact
all these events are highly coordinated coordinated का मतलब occur in a particular sequence and are हाईली रेगुलेटेड। इन सारे इवेंट्स को रेगुलेट भी किया जाता है कि कुछ गलती ना हो जाए। दे आर हाईली रेगुलेटेड। कौन रेगुलेट करता है? दीज इवेंट्स आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। दीज इवेंट्स आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। आराम से इस बात को समझेंगे, अभी बस सुन लो, अभी समझा नहीं है। दीज आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। क्या बात करी गुरुजी आपने यहां पर, हमें बता दीजिए, अभी बता देता हूं। दीज इवेंट्स डू नॉट अकर रेंडमली, यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी इवेंट पहले कर दिया कि भैया सेल पहले डिवाइड कर दिया, न्यूक्लियस डिवाइड करना भूल गए, ऐसा नहीं है। ऑल दीज थिंग्स आर हाईली कोऑर्डिनेटेड, यानी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अकर करती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज पहले कर दी कोई भी बाद में कर दी, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ये सारी चीजें होंगी। पहले आपको सारी ऑर्गेनेल्स को डुप्लीकेट कर लेना है, डीएनए को रेप्लिकेट कर लेना है, न्यूक्लियस डिवाइड कर लेना है, तब सेल को दो बराबर टुकड़ों में काट पाओगे ना। तो दे आर इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस एंड दे आर हाईली रेगुलेटेड, यानी कोई भी अगर गलती हो जाती है तो उस गलती को करेक्ट भी कर दिया जाता है। और करेक्ट करने के लिए कौन है? हमारे कुछ जेनेटिक इंस्पेक्टर्स हैं यहां पर। जैसे समझ लीजिए दोस्त, आप बिना हेलमेट लगाए घर से निकले, गड्डी लेके रास्ते में ही पकड़ लिया पुलिस वाले अंकल ने, है ना, और आपको कहा कि बेटा मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, मैं तुम्हारा कोई चालान नहीं काट रहा, लेकिन तुम घर वापस जाओ, दोबारा से अपनी शक्ल मुझे दिखाओ हेलमेट के साथ। तो अब आप क्या जाओगे? घर वापस जाओगे, हेलमेट पहन के वापस आओगे, अंकल को सलाम करोगे और थैंक यू बोलते हुए आगे निकल जाओगे। यही तो अगर आप ठीक तरीके से नहीं आ रहे हो, अगर आप में कोई मिस्टेक है, तो यहां पर कुछ एलिमेंट्स होंगे जो उस मिस्टेक को पकड़ लेंगे और आपको रोक लेंगे। एंड अगर आप सही सही आ रहे हो, आपने कोई गलती नहीं की है, सारे काम आपके ठीक है, तो ये जो अंकल है आपको जाने देंगे। तो यहां पर कुछ ऐसे जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं जो कंट्रोल करते हैं इन पूरे के पूरे सेल साइकिल के इवेंट्स को, कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। ये जो आपके पुलिस इंस्पेक्टर हैं, इनके नाम लिख लीजिए। पहले जो पुलिस इंस्पेक्टर है, इनका नाम है मिस्टर साइक्लिन प्रोटीन, इनका नाम है मिस्टर साइक्लिन। और दूसरे जो है, इनका नाम है मिस्टर सीडीके। सीडीके मतलब, है ना सर, एसीपी तो सुना था, सीडीके क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन। सी फॉर साइक्लिन, डी फॉर डिपेंडेंट, के फॉर काइनेज प्रोटीन। छोटे में याद कर लो कि ये जो आपके साइक्लिन है और सीडीके हैं, इनका काम है बेसिकली चेक करना कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, कहीं कोई भूल तो नहीं हो गई, और अगर कोई भूल हो गई है तो उस भूल को झटपट करेक्ट कर लेना, फटफट करेक्ट कर लेना। ये आपके दो मेन, आपके क्या है, एक तरीके से आप कह लीजिए चेक करने वाले प्रोटीन्स हैं, सीडीके और साइक्लिन। अब देखो भैया, सेल ग्रोथ जो है क्या है? कंटिन्यूअस होती है। यस गुरुजी, सेल ग्रोथ है आपकी कंटिन्यूअस होती है, हर फेज में सेल ग्रोथ होती रहती है। पर ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है, ये कहां पर होती है? डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस कहां होती है? इन एस फेज। एस फेज के बारे में अभी आप पढ़ेंगे, डोंट वरी, बस याद कर लो कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है। एस फेज को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? डीएनए सिंथेसिस फेज कहते हैं। यहां पर डीएनए बनता है, इसीलिए इसे डीएनए का सिंथेसिस फेज कहा। सिंथेसिस से ही हमने एस अल्फाबेट निकाला, एस फॉर सिंथेसिस, एस फॉर एस, है ना। तो डीएनए रेप्लिकेट करता है एक पर्टिकुलर फेज में, हमेशा रेप्लिकेट नहीं करता, पर सेल बड़ा तो कभी भी हो सकता है, पर डीएनए रेप्लिकेट करता है एस फेज में या सिंथेसिस फेज में। इस फेज का नाम सिंथेसिस फेज इसलिए रखा गया है क्योंकि यहां डीएनए सिंथेसाइज किया जाता है, डीएनए की नई कॉपीज बनाई जाती हैं। इतनी बातें अगर आपने लिख डाली हैं तो एक बार तुनिक तुनिक कर डालिए, जिससे कि मैं आपको एनसीईआरटी की ओर ले चलूं एंड एक और बहुत जरूरी बात बता सकूं रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, है ना। आओ मेरे भाई, बताओ दोस्त, झटपट बताओ, फटफट बताओ।
आओ गुरु, आओ आओ आओ। बहुत बढ़िया यार, शानदार, वेरी गुड, वेल डन। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, किताब में क्या लिखा हुआ है। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब सेल डिवीजन में या सेल साइकिल में क्या क्या चीजें होती हैं। सेल डिवीजन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल को डिवाइड करना है, नए नए सेल बनाने हैं। अब ये जो डिवीजन है, इससे पहले आपका क्या होना चाहिए, डीएनए भी रेप्लिकेटेड होना चाहिए, सेल ग्रोथ भी होनी चाहिए, सेल के एंड में दो टुकड़े भी हो जाए, है ना। डीएनए रेप्लिकेशन भी बढ़िया तरीके से हो जाए, सेल ग्रोथ भी होती रहे आपकी कंटिन्यूअसली। तो हम लोग चाहते हैं कि ये सारे के सारे प्रोसेस कोऑर्डिनेटेड वे में हो, रैंडम वे में ना हो, जिससे कि आपकी प्रोजनी सेल्स जो है, डॉटर सेल्स बढ़िया तरीके से तैयार हो और इन पे हमारा इंटैक्ट जीनोम पहुंच जाए। जीनोम यानी डीएनए। अब डीएनए की आपने कॉपी कर ली है, तो डीएनए को दोनों डॉटर सेल्स में पहुंचाना है। ऐसा नहीं एक में पहुंच गई दूसरे में नहीं पहुंची, और वो भी बिना किसी गलती के। इसे हम कहते हैं इंटैक्ट जीनोम पहुंचाना। ये बात मैं एडिशनली आपको लिखवा भी दूंगा, अभी के लिए इसको एनसीईआरटी में देख लीजिए। मैं चाहता हूं कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कोई गलती ना हो। तो अगर कोई गलती हो गई होगी तो वही इंस्पेक्टर हमने खड़े किए थे वो हमें बता देंगे कि भैया तुमसे गलती हो गई है, इसको करेक्ट करके वापस आओ। राइट। तो यहां पर आपका इंटैक्ट जीनोम दोनों डॉटर सेल पे पहुंचना चाहिए। तो सीक्वेंस में सारी की सारी चीजें होनी चाहिए बढ़िया तरीके से, है ना, कि भैया सेल ग्रो भी कर रहा है, सेल जो है अपने जीनोम को यानी डीएनए को रेप्लिकेट भी कर रहा है, बाकी सारी ऑर्गेनेल्स को भी डुप्लीकेट कर रहा है, उनकी भी कॉपी बना रहा है, एंड फाइनली सेल डिवाइड कर रहा है और दो डॉटर सेल बना रहा है। ये सारी की सारी चीजें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होनी चाहिए, रैंडमली नहीं होनी चाहिए। तो सेल साइकिल जो है, इसको हमने क्या कहा, सेल साइकिल इज अ प्रोसेस जिसमें एक सेल से दो सेल बनने तक की सारी जर्नी आप पढ़ते हो। तो सेल ग्रोथ जो है, जैसा हमने बताया था, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन डीएनए सिंथेसिस जो है, ये एक स्पेसिफिक फेज के दौरान होता है। कौन से फेज के दौरान होता है, इसे हम एस फेज कहते हैं। और ये जितनी भी चीजें हैं सारी अंडर जेनेटिक कंट्रोल हैं। हमने दो इंस्पेक्टर खड़े कर रखे हैं, इंस्पेक्टर साइक्लिन और इंस्पेक्टर सीडी के। वही ये सारी की सारी चीजें रेगुलेट भी कर रहे होते हैं। इतना हमने सीखा। अब हम फेजेस ऑफ सेल साइकिल की ओर बढ़ रहे होंगे। यहां पे नोट बना के एक चीज लिख लीजिए, है ना, यहां नोट कर लीजिए। आपके अगर पेज में जगह नहीं है तो नीचे नोट कर लीजिएगा, अपने पास यहां जगह है इसीलिए लिख रहे हैं। नोट में हमने ये कहा, नोट में हमने ये कहा कि डीएनए शुड बी replicated without errors। डीएनए रेप्लिकेट हो गलतियों के बिना। डीएनए शुड बी रेप्लिकेटेड विदाउट एरर्स सो दैट both daughter cells can get इंटैक्ट जीनोम। इंटैक्ट यानी बिना छुआ हुआ, इंटैक्ट यानी किसी चीज के साथ कोई छेड़खानी ना की गई हो, यानी कोई गलती नहीं हुई है। जैसा पेरेंट सेल के अंदर डीएनए था वैसा ही सेम डीएनए कॉपी करके दोनों डॉटर सेल को दे दिया गया है। कवि यहां पर यह बात कहना चाहते हैं, इंटैक्ट जीनोम का मतलब यह है जैसी चीजें पेरेंट सेल में थी वैसी एज इट इज आपके डॉटर सेल में आ जाए, वैसी एज इट इज सारी की सारी चीजें बिटिया सेल्स के अंदर भी चली जाए। यहां तक की बातें नोट कर ली हैं। तो अब एक बहुत जरूरी मुद्दे पे हम लोग आ जाते हैं, जो कि है द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, द टाइमिंग ऑफ सेल साइकिल। अलग अलग सेल्स का जो सेल साइकिल का टाइम है ना, वो डिफरेंट है। क्या क्या है, आराम से देखिए। सबसे पहले आपको एक बात लिखवा देता हूं, या पहले ड्यूरेशन लिखवा देता हूं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहला एग्जांपल लिखिए यहां पर, मिस्टर ई कोलाई। ई कोलाई क्या है सर, सबसे कॉमन बैक्टीरिया है लैब में यूज होने वाला, इसको हम ई कोलाई कहते हैं। ई कोलाई कितनी देर में अपना डिवीजन कर सकता है? ई कोलाई को एक सेल से दो सेल बनाने में कितना टाइम लगेगा गुरुजी? यहां पर आपका टाइम जो लगेगा वो लगेगा 20 मिनट का। 20 मिनट में एक ई कोलाई दो ई कोलाई बना लेता है। और 20 मिनट का टाइम दोगे 2 से 4, और 20 मिनट का टाइम दोगे 4 से 8, और 20 मिनट का टाइम दोगे 8 से 16 एंड सो ऑन। अगर आप यहां पर ईस्ट की बात करते हैं, जो कि एक यूनिसेलुलर फंगस है। ईस्ट क्या है भैया? यूनिसेलुलर फंगस है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? सैकेरोमाइसिस। आप तो पढ़े लिखे बच्चे हो, आपको पता होगा। सैकेरोमाइसिस जो है तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की तरह है ना। अब तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो क्या करता है? तुम्हारे साथ जब रहता है तो गंदी गंदी बातें करता है, गाली गलौज करता है, तुमको गलत राह पे ले जाता है। लेकिन जब तुम्हारे घर में घुसता है तो एकदम देव मानुष बन जाता है ना, कि अरे माता श्री, आपकी मम्मी को देखते ही पैरों में प्रणाम कर देता है,
एकदम भगत आदमी बन जाता है कि अरे मैं तो दुनिया में मुझे पता ही नहीं क्या चल रहा है, मैं तो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता हूं, ये तो मुझे आपका बेटा खींच लाया है यहाँ पर आपके द्वार, इसलिए मैं मैया से मिलने आ गया। तो ये जो सैक्रोमाइसिस है इसके दो काम है, इसे बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है। दिन में तो बेकरी में काम करता है, ब्रेड बनाता है, कहता है मैं बेकरी में काम करता हूं। रात को चला जाता है दारू की भट्टी पे और ब्रीवर्स ईस्ट बन जाता है, शराब बनाना शुरू कर देता है। तो ये जो है इसके दो रूप है ना। पहला बेकर, कि मैं तो बेकरी पे काम करता हूं जी, ब्रेड बनाता हूं, पाव चाहिए है ना दूं। और रात को जाके करता है मेन धमाल, रात को जाके शराब की भट्टी पे जो है ये तुनिक तुनिक करता है। तो ईस्ट जो है इट इज अ एक्सेप्शनल फंगस, इट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। फंगस मल्टी सेलुलर होते हैं पर ये यूनिसेलुलर है, इसीलिए इसका नाम याद किया गया है। डिफरेंट चीज है ना, यूनिसेलुलर फंजाई है। इसको डिवाइड करने में वक्त कितना लगता है? इसको डिवाइड करने में वक्त लगता है 90 मिनट, यानी अगर आप छोटे में याद करना चाहें तो आप कह सकते हैं 1.5 घंटे के आसपास, 1.5 घंटे के आसपास। तीसरा जो एग्जांपल है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका यूकैरियोटिक या ह्यूमन सेल इन कल्चर। ह्यूमन सेल इन कल्चर, ह्यूमन का एक सेल ले लिया है आपने कल्चर करने के लिए, यानी लेबोरेटरी में आप उसे उगा रहे हो। तो बताओ कौन सा सेल उगाओगे? अ टिपिकल ह्यूमन सेल का नाम बता दीजिए, जो कि आपको मैंने बताया था हमारे लेक्चर नंबर 1 में जब हमारी पढ़ाई शुरू हुई थी। टिपिकल ह्यूमन सेल के नाम पे आप क्या लेते हैं? ह्यूमन के गाल का सेल लेते हैं। ये गोरे गोरे गाल से निकाल लोगे क्या आप एक सेल और उसे चेक करोगे कि लेबोरेटरी में कितने टाइम में उग रहा है। तो ये अराउंड 24 घंटे में उगता है और 2 सेल बना लेता है। यस, अगर आप देखो चौथे नंबर पे, तो मैं आपको कुछ एडिशनल एग्जांपल्स भी दे देता हूं। चौथे में अगर आप देखें तो सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ स्टमक, पेट में क्या बनता है? पेट में बनता है गुरुजी एसिड। कौन सा एसिड सर? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत खतरनाक होता है। ओहो HCl बड़ा खतरनाक, वो HCl बहुत खतरनाक तो पेट की लाइनिंग को जला देता है कुरेद कुरेद के, लेकिन बहुत जल्दी नहीं जलाता है, एक्सकोरिएशन करता है लाइनिंग की, लेकिन आराम आराम से। तो आपकी ये जो पेट की लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, वो एसिड के कांटेक्ट में आती है, तो हर 3 से 4 दिन में इस लाइनिंग को बदलना होता है। तो आप कह सकते हैं सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ स्टमक आर रिप्लेस्ड ट्वाइस अ वीक। ट्वाइस अ वीक, एक वीक में 2 बार। यानी आप कह सकते हैं इसका जो मीडियन डिवीजन टाइम है वो कितना है? इसका जो डिवाइडिंग टाइम है कितना हुआ? 3.5 से 4 दिन के आसपास हो गया। 3.5 से 4 दिन के आसपास हो गया। तभी आपका 7 दिन में 2 बार रिपीट कर रहा है, अपने आप को चेंज कर पा रहा है ना। 5वां देखो मेरे भाई, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो एक बार बन गए तो बन गए, फिर ये वापस लौट करके नहीं आते। तो आपके सबसे सेंसिटिव जो ऑर्गन्स हैं, जैसे अडल्ट हार्ट सेल्स एंड न्यूरॉन्स, क्यों कहा जाता है कि भैया दिल की बीमारी एक बार हो गई तो दिक्कत है, न्यूरॉन्स न्यूरोनल कंडीशन एक बार हो गई तो दिक्कत है ना? क्यों? क्योंकि ये सेल्स जो हैं अपने आप को रीजनरेट नहीं करते। तो एक बार सेल डैमेज हो गए तो तुनिक तुनिक हो जाएगी हमारी। अडल्ट हार्ट सेल्स एंड न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड एट ऑल, डू नॉट डिवाइड एट ऑल, दे डू नॉट डिवाइड। यस, करेक्ट है। 5 एग्जाम्पल हो गए, बहुत है मेरे भाई। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। सर अभी तक भी बहुत सारी बात बता दी आपने, एक और सुन लो। यहां पर जो बात है बहुत जरूरी है। अगर मैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को देखूं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस और ह्यूमन, तो क्या इनमें सेल साइकिल की ड्यूरेशन डिफरेंट होती है? एक में 20 मिनट है, एक में 1.5 घंटा है, एक में 24 घंटा है। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में भी सेल साइकिल की ड्यूरेशन डिफरेंट हो सकती है। एंड एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट सेल्स में भी सेल साइकिल की ड्यूरेशन डिफरेंट हो सकती है। जैसे ह्यूमन का ही मैंने गाल का सेल लिया तो 24 घंटे में 1 से 2 सेल बना लेगा। अगर मैंने पेट की लाइनिंग का सेल लिया तो 3.5 से 4 दिन में 1 से 2 सेल बना लेगा। और अगर मैंने न्यूरॉन या अडल्ट हार्ट सेल ले लिए हैं तो 1 से 2 सेल नहीं बना पाएगा। तो क्या ये 2 पॉइंट समझ में आए कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में तो सेल साइकिल की ड्यूरेशन डिफरेंट है ही, एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट सेल्स में भी सेल साइकिल की ड्यूरेशन डिफरेंट है। अगर मैं घुमा करके दे दूं ये स्टेटमेंट तो आपको समझ में आनी चाहिए, पकड़ में आनी चाहिए, चमकनी चाहिए, यही सबसे जरूरी बात है। तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, आपका एक नोट बना देता हूं। यहां पर 50 रुपए का एक नोट बना लीजिए, है ना। नोट में पहली बात क्या लिखेंगे आप?
नोट में पहली बात ये लिखेंगे कि सेल साइकिल ड्यूरेशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। दूसरा, इट ऑल्सो डिफर्स फॉर different types of cells, in same organism, करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुजी, कोई परेशानी, कोई दंगा, कोई पंगा नहीं है। आओ मेरे भाई, इतनी बातों को लिख डालो। यस, इतनी बातों को लिख लिया है तो एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन। कल हॉलीडे है? यस मेरे भाई, कल हॉलीडे है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक रिकॉर्डेड सेशन दे दूंगा। यस, आपके पास कोई नोटिफिकेशन आई है क्या? एक बार कंफर्म करो, आपके पास कोई नोटिफिकेशन आया है, ऊपर से पॉपअप आया है, कोई मैसेज, कोई नोटिफिकेशन आके गिरी हो फोन में? तो एक बार कंफर्म बताओ भाई। हम तक तो था, ये इन्फॉर्मेशन थी कि कल छुट्टी है, अब सच में आई है नहीं नोटिफिकेशन? एक बार बताइए। कोई नोटिफिकेशन नहीं है या यस 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 नो 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 नो? समझ में ही नहीं आ रहा भाई, आधा आधा बोल रहे हैं। जिसको नहीं पता है वो कुछ मत बोलना भाई, तुम डेटा करप्ट कर रहे हो इधर। जिसको नहीं पता है वो कुछ मत बोलो, जिसको कंफर्म पता है कि हाँ भाई छुट्टी है या छुट्टी नहीं है वही बोलो, जिससे कि आइडिया लगे। ओके, नहीं 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 नहीं, हाँ, पर कल वैसे क्लासेस नहीं है, टीचर्स के पास इंफॉर्मेशन आ गई है, मैं बता देता हूँ कल क्लासेस है नहीं। इफ यू वांट, अगर आप बहुत पढ़ाकू बच्चे हो, या तो आज रात को, क्योंकि अभी मैं जस्ट ऑफिस निकल रहा हूँ 3 बजे, तो मैं रात तक वापस आऊंगा 11:30-12 बजे के आसपास, तो या तो मैं आपके लिए रात को आकर के रिकॉर्डिंग करूं, या सुबह जल्दी उठ के 5-6 बजे रिकॉर्डिंग करके फिर रिजल्ट सेलिब्रेशन में जाऊं, क्योंकि ट्रैवल भी करना पड़ेगा, थोड़ी दूर है रिजल्ट सेलिब्रेशन, है ना? तो बताओ मेरे भाई, आप जो बोलोगे आपके लिए जान हाजिर। आप बस बोलो कि सर कल हमको एक टॉपिक चाहिए, अच्छा 1 सवा 1.5 घंटे का लेक्चर बना के जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई प्रॉपरली रिकॉर्ड दैट फॉर यू। अगर आप कह रहे हो कि सर हमको अपना बैकलॉग क्रैक करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप आराम से अगली लाइव क्लास में आइएगा सैटरडे को, और संडे को आई टेक एन एक्स्ट्रा क्लास या रिकॉर्डेड सेशन हम तब डाल देंगे, तब तक आप आराम से बैठ करके अपना बैकलॉग क्लियर करिए। अच्छा चलो, इसका समाधान करते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा बताओ, कल क्लास ले, पहला ऑप्शन ये है आपका, कल क्लास ले लीजिए श्रीमान सर महोदय प्लीज, है ना, तब बात बनेगी। और दूसरा, सर प्लीज क्लास ले लीजिए, नो क्लास। बताओ मेरे दोस्त, अपने देखो, बैकलॉग क्रैक करना है, छुट्टी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, मैं जबरदस्ती भाई तुम्हें तंग नहीं कर सकता क्लास में बैठा करके कि बैठो क्योंकि मैं पढ़ाना चाहता हूं, नहीं। आप पढ़ना चाहते हो, मन से पढ़ना चाहते हो, 1 सवा 1.5 घंटे का लेक्चर डाल दूंगा छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और नहीं पढ़ना चाहते, अभी बैकलॉग क्लियर करना चाहते हो, तो संडे को देख लेंगे, अभी आपके पास एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, आराम से सोचो, है ना, ट्रांसपेरेंटली सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। आओ मेरे भाई, पोल लगा लेते हैं, पोल लगा लेते हैं, अपने भावनाएं जो है खोल के रख दो एक बार। समरी लेक्चर बना पाऊंगा भाई 2-4 दिन में, है ना, इस वीक मिल जाएगी आपको समरी लेक्चर, अगली क्लास से पहले मोस्ट पॉसिबल यू विल गेट द समरी लेक्चर, है ना। कोई बात नहीं, देख लेते हैं, अगर 40-50% बच्चा भी बोलेगा कि सर नहीं लो क्लास, तो नहीं ली जाएगी, है ना। अपने लिए मैं रेफरेंस के लिए ए मार्क कर दे रहा हूं, लेट मी चेक कि आपके क्या विचार हैं, क्या भावनाएं हैं। आई गेस बी ही ज्यादा जीतने की कगार पे है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, अधिकतर लोग जो है बी की तरफ है, और उसमें बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है ना। अगर आपको बैकलॉग के लिए टाइम चाहिए दैट्स फाइन, आपको कुछ बचा हुआ काम करना है, कोई नोट्स बनाने हैं, तो ज्यादातर बच्चों ने कहा है कि सर क्लास मत लीजिए, तो कल छुट्टी कर देते हैं आपकी, क्योंकि टीम की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, टीम ने कहा है आपको क्लास अगर रिकॉर्डिंग डालनी है तो आप डाल सकते हो, वरना छुट्टी है, तो कल छुट्टी है आपकी, ठीक है। चलो, सैटरडे को क्लास हमारी होगी,
और संडे को अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए एक एडिशनल क्लास बना दूंगा या कोई समरी लेक्चर दे देंगे, ठीक है। आ जाओ, क्योंकि कल है हमारा रिजल्ट सेलिब्रेशन, तो उसमें सभी टीचर्स का, सभी स्टूडेंट्स का होना अनिवार्य होता है। और अच्छी बात है यार, क्लास में एक दिन तो हम लोग सब मिलके एंजॉय करें आराम से बैठ करके। आओ दोस्त, यहां पर ये जो छोटी बातचीत हुई थी इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो है, जिसमें आप क्या लेते हैं, ह्यूमन सेल लेते हैं, यानी ह्यूमन सेल इन कल्चर लेते हैं, ह्यूमन चीक सेल कह लीजिए। तो इसे डिवाइड करने में 24 घंटे का टाइम लगता है। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये डेटा वेरी कर सकता है, जैसे ह्यूमन को 24 घंटे का टाइम चाहिए, ह्यूमन के चीक सेल को, ईस्ट को 1.5 घंटे का टाइम चाहिए, इकोलाई को 20 मिनट का टाइम चाहिए। और सेल टाइप टू सेल टाइप भी ये डेटा वेरी करता है। जैसे ह्यूमन में ही अगर आप देखें तो हार्ट सेल्स और न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते, चीक सेल 24 घंटे में ही डिवाइड कर जाता है, और पेट की जो लाइनिंग है वो 3.5 से 4 घंटे में डिवाइड कर जाती है। ईस्ट को डिवाइड करने के लिए 90 मिनट का टाइम लगता है। अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल पर हम लोग पहुंचेंगे कुछ टाइम बाद। अभी कुछ सवाल देख लेते हैं, आज के लिए इतना ही, बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, आराम से देखिएगा, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे। एनसीईआरटी की एक लाइन से सवाल है, आराम से बैठ के देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, सिंथेसाइज अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल इज कॉल्ड। यानी एक सेल से 2 सेल बनने की जर्नी को क्या कहा जाता है, आप बताइए। देखो, सेल डिवाइड, इवेंचुअली सेल डिवाइड, ये शब्द इसी में आ गया। अर्थात सेल डिवीजन जो है वो तो इन सारे के सारे प्रोसेसेस के साथ हम लोग लिख रहे हैं, तो सेल डिवीजन कैन नॉट बी द राइट आंसर। ये सारी चीजें मिला करके तो सेल साइकिल कहलाती हैं। साइटोकाइनेसिस का मतलब सेल डिवीजन ही होता है। साइटो माने सेल और काइनेसिस मतलब डिवीजन, कैरियो माने न्यूक्लियस, प्रो कैरियोट, यू कैरियोट, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस माने डिवीजन। तो ये ना न्यूक्लियर डिवीजन है ना सेल डिवीजन है। एक सेल से 2 सेल की बनने की इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। अरे मेरे प्यारे भोंदुओं, जब आपको पहली स्लाइड में ही बता दिया था कि सेल डिवीजन इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल डिवीजन, वो तो हमारी पहली स्टेटमेंट थी ना। यहां इतनी सारी चीजें हो रही हैं, ऑर्गेनेल्स भी डुप्लीकेट कर रही हैं, जीनोम यानी डीएनए भी रेप्लिकेट कर रहा है, तो सारी चीजें आ गई ना जो एक सेल से 2 सेल बनने तक की जर्नी में चाहिए। सेल डिवीजन तो सिर्फ इसका एक पार्ट है। भाई, तुमने आलू खाए, तुमने पूरी खाई, तुमने मीठी भात खाई और तुमने हलवा खाया, और अब आपके पास ऑप्शन है कि तुमने क्या खाया, 4 चीज खाई या सिर्फ हलवा खाया। हलवा खाया है अनडाउटेडली, लेकिन बाकी चीज भी तो खाई है ना, उनको भी तो इज्जत दो। तो यहां पे सेल डिवीजन तो इतनी सारी चीजों में से एक पार्ट है, तो सेल डिवीजन कैसे आंसर हो सकता है। ऊपर नीचे भी तो और देखो मेरे भाई, ये तो कंप्लीट सेल साइकिल दे रखी है ना आपको बोला है सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसमें सेल सब कुछ कर रहा है 2 डॉटर सेल बनने तक, इसे क्या कहा जाता है, सेल साइकिल कहा जाता है। फंडामेंटल लेवल से उठाया था, चैप्टर के नाम को खोल के बताया था 15 मिनट, तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन अलग अलग बताया था। फिर उसके बाद लड़ाई करी थी, सोनू मोनू का घर तोड़वा दिया तुम्हारे चक्कर में सोनू मोनू के घर पे कलेश करवा दिया मेरे भाई। फिर भी ठीक है, 50% से ज्यादा ही है, आई एम हैप्पी। ये अभी आप कर नहीं पाओगे, ये अभी आप कर नहीं पाओगे, ये अभी आप कर नहीं पाओगे, वैसे कर लोगे बट स्टिल इसको छोड़ देते हैं अभी। आओ मेरे भाई, प्रश्न 7वां कर लीजिए। हमने बताया था सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सेल तो हमेशा ग्रो करता रहता है, पर डीएनए एक स्पेसिफिक फेज में ही रेप्लिकेट करता है। उस फेज का नाम क्या है, डीएनए रेप्लिकेट करता है एस फेज में, इसीलिए इसे सिंथेसिस फेज कहते हैं। तो डीएनए कहां रेप्लिकेट करेगा, एस फेज यानी सिंथेसिस फेज में। ठीक है, आ जाओ, इसे मिस्टर एस फेज कहा जाता है। ये नीट 2023 का सवाल है। देखो भाई, सारे के सारे पीवाईक्यू है और कोई बहुत बड़े पीवाईक्यू नहीं है। अभी आप इंटरफेज और एमफेज के बारे में जानोगे, जब मैं आपको अगला लेक्चर पढ़ाऊंगा, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, आपको ज्यादा मजा आएगा, राइट। चलो, ये आपकी बात हो गई। आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट रियली वेल। आगे कोई सवाल है कि नहीं देख लेते हैं। ये भी नहीं कर पाओगे अभी, नहीं आगे अभी कोई सवाल नहीं है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत प्यारा सा टॉपिक था, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाए क्योंकि हम लोगों ने एकदम बेसिक लेवल से चीजें उठाई हैं, फंडामेंटल्स को ज्यादा टाइम दिया है ना। आओ भैया, लीडर बोर्ड देख लेते हैं। ओवरऑल लीडर बोर्ड आपके सामने चेक आए, अच्छा ओके। आओ दोस्त, तो अंजनेया, रमन, रिजुल, सुमित, आकाश, मोहित, शारिका, किंग, दास, मानिक और पोपोइजमी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई।
अजीब अजीब नाम रख के टॉप करते रहो, बहुत बढ़िया बात है ना। आओ दोस्त, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है तो एक बार झटपट बताइए, फटफट बताइए। पहला लेक्चर था तो पंचायत के उतने ज्यादा सवाल थे नहीं, अगले सेशन में काफी सारे सवाल ऐड हो जाएंगे। यहां तक की बातें सबको समझ में आ चुकी हैं, फटाफट बताइए। यस 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 यस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। टाइम देख लेते हैं हमारे पास कितना बचा हुआ है। लगभग 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है। 10 मिनट में तो कुछ नया टॉपिक छिड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अब जो टॉपिक है दैट इज द फेजेस ऑफ सेल साइकिल, उसमें इंटरफेज की डिस्कशन, एम फेज की डिस्कशन, दैट विल टेक अराउंड 3-4 आवर्स। इंटरफेस की डिस्कशन ही मान के चलिए कम से कम 2 घंटे चलेगी। अगले लेक्चर में तो हम सिर्फ इंटरफेस ही क्रैक कर पाएंगे, उसके अगले लेक्चर में वी हैव टू क्रैक एम फेज बढ़िया तरीके से। उसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड इंट्रोडक्शन टू मियोसिस पढ़ेंगे, और उसके अगले लेक्चर में हम लोग मियोसिस की डिस्कशन करेंगे। मान सकते हो आपकी 6 क्लासेस में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, 4 लेक्चर्स में वो खत्म हो जाएगा। मतलब आप अगले जो 2 चैप्टर्स हैं इंक्लूडिंग दिस, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, है ना। तो यहां पे छोटी बातचीत होगी बस। आओ मेरे भाई, रीसेंट डाउट देख लेता हूं। आप रीसेंट बोलते हो हमेशा। लव यू सर, आप मेरे बड़े भाई हो ना। सुनील भाई, यस मैं आपका बड़ा भाई हूं। आप, मैं तुम्हारा बड़ा भैया, तुम मेरे छोटे भैया। लव यू मेरे भाई। सर मॉड्यूल करें या पंच? देखो मेरे भाई, पंच जो है एक कन्फाइंड किताब है, करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। मॉड्यूल भी कर रहे हो तो ठीक है, दोनों में से एक चॉइस खुद ले लो। मेरी रिकमेंडेशन मानोगे तो आई ऑलवेज गो फॉर पंच, क्योंकि एक अलग से किताब है, 5 मॉड्यूल्स कैरी नहीं करने पड़ते। सवाल अगर आप देखोगे तो बहुत कन्फाइंड सवाल, लेकिन बहुत प्राइम सवाल है। तो आप चाहो तो पंच जो है आप ले सकते हो। अगला एडिशन आने वाला है 10 दिन में, तो आप एक बार थोड़ा रुक जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर MS DNA नहीं है क्या? MR ही क्यों है? अच्छा, मिस DNA नहीं है, मिस्टर DNA क्यों है? नहीं, मिस DNA बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ऐसा नहीं कि सर डॉटर सेल क्यों बोले, सन सेल क्यों नहीं बोले। अब हार्ट में बंडल ऑफ हिज है ना, बंडल ऑफ हर तो नहीं बोला, तो लड़की तो बुरा नहीं मानी, है ना। तो तुम डॉटर सेल बोलने पे क्यों चहक रहे हो जोहेब भाई? बायोलॉजी ने बराबर बांट दिया है ना सबको। कुछ चीजें सन स्पेसिफिक दे दी है, बेटे के लिए दे दी है बंडल ऑफ हिज, है ना। कुछ चीजें डॉटर स्पेसिफिक दे दी है, डॉटर सेल, बिटिया सेल, ऐसे बांट दिया है दोनों में, है ना। सोनू मोनू की तरह घर नहीं फाड़ना है दोस्त। वीडियो कॉल दोस्त सेटअप नहीं है वीडियो कॉल का, पर लगवा लेंगे अभी 1 2 3 4 दिन में, और उसके बाद वीडियो कॉल करेंगे। सर एग्जाम से पहले समरी लेक्चर दे देना प्लीज। बिल्कुल भाई, समरी लेक्चर जो है, रिवीजन लेक्चर्स अलग होते हैं, समरी लेक्चर्स अलग होते हैं। मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो रहे हो। समरी लेक्चर हर चैप्टर के खत्म होने के बाद 1 वीक के अंदर अंदर आ जाएंगे, तो ऐसा परेशान नहीं करना है कि गुरुजी नहीं आया नहीं आया, 1 वीक दे देना, है ना। अब जैसे सैटरडे को हमारा खत्म हुआ था पहला चैप्टर, तो अगले सैटरडे तक का मुझे टाइम देना। अच्छा समरी लेक्चर बनेगा कि आप 30-40 मिनट में धज्जियां उड़ा पाओ पूरे चैप्टर की, 1 पेज में चैप्टर खत्म हो जाए। मैं उस प्रकार की तैयारी कर रहा हूं, है ना। तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि मुझे अगर अपनी ही स्लाइड्स पढ़ानी हो मैं तो आज बना दूं समरी लेक्चर, बट वो फायदेमंद नहीं रहेगा आपके लिए। मैं चाहता हूं ऐसा लेक्चर जिसको आप देखो क्रिस्पनेस से, 2x पे देखो, 15 मिनट में चैप्टर रिवाइज करो, पेपर के लिए तैयार। आई वॉन्ट दैट काइंड ऑफ एक सेशन। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप मान के चलिए अगले 5-6 दिन में आपके पास समरी सेशन आ जाएगा, प्रॉमिस। हॉलीडे का रीजन है रिजल्ट सेलिब्रेशन, सारे टीचर्स वहां रहेंगे, तो क्लास लेने के लिए टीचर्स होंगे ही नहीं, है ना। सर प्लीज पुराने चैप्टर का रिवीजन कैसे करें, प्लीज कोई वे बता दीजिए, बहुत कंफ्यूज हूं, कैसे करूं रिवीजन प्लीज सर। तो रिवीजन वही समरी लेक्चर देखिए, और एक बार ऊपर ऊपर से नोट्स को या मेड इजी को झांक लीजिए। मेड इजी बॉटनी अगर आपके पास किताब है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप एक बार क्लास के नोट्स के थ्रू निकल जाइएगा एक बार, अल्टीमेटली यू विल गेट एन आइडिया, है ना। एकदम देखते रहा करो। सर मीजोसोम ग्राम पॉजिटिव में होता है या नेगेटिव में? जनरली तो ग्राम नेगेटिव में ही होता है, बाकी आई नीड टू रीचेक, है ना। पर 99.9999% ये बात एकदम करेक्ट है ना। चलो गुरुजी बायोमोलिक्यूल्स आप पढ़ा दोगे? पढ़ाया हुआ है दोस्त प्रचंड बैच में, और आपको अर्जुना के तो आपका सब्सक्रिप्शन मिला नहीं होगा। बायोमोलिक्यूल्स करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब पे लेक्चर्स है ऑलरेडी, तो बायोमोलिक्यूल्स इफ यू वांट टू सी, आप डायरेक्ट टाइप करेगा बायोमोलिक्यूल्स बाय विपिन शर्मा सर, आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। क्लास क्वेश्चन की PDF भाई दे दी है टाइप होने के लिए, जैसे टाइप हो जाएगी मैं डलवा दूंगा, है ना। ओके सर इसको समझा दीजिए। प्रोटीन कैन रिमेन कन्फाइंड विद इन सर्टेन डोमेन्स ऑफ द मेम्ब्रेन, और क्या ER ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन करता है? बिल्कुल भाई, ER जो है ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन करता है। स्पेशली आपका एक ऑर्गन है जिसे आप लिवर कहते हैं। आप मान के चलिए दिल और दिमाग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कोई अगर आपका ऑर्गन है तो दैट इज लिवर। वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। प्रोटीन कैन रिमेन कन्फाइंड विद इन सर्टेन डोमेन्स ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब एक जो मेम्ब्रेन है उसके कुछ इलाकों में, कुछ डोमेन्स में
प्रोटीन कन्फाइंड रह सकता है, यानी उतने ही इलाके में रह सकता है, बहुत इधर उधर मूव नहीं कर सकता, एक जगह पे बैठा भी रह सकता है अगर बहुत बड़ा प्रोटीन है तो। ये बात कही गई है। नया पंच कब आएगा दोस्त? प्रिंट में जा चुकी है, मुश्किल से 5-7-6 दिन में आपके पास, आपके हाथों में ये किताब होगी। प्री ऑर्डर जो है चालू हो चुके हैं। अगर आप अपनी कॉपी बुक करना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू स्टोर पे आप जाएंगे, पंच टाइप करिए, बायोलॉजी पंच का आपको कवर दिख जाएगा, आप वहां पे प्री बुकिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही किताब रिलीज होगी 5-7-10 दिन में, जब भी आपके घर सबसे पहले किताब जो है डिस्पैच हो जाएगी। यस तुनिक तुनिक सर, तुनिक तुनिक भाई, गाना सर प्लीज। गुरुजी सिली मिस्टेक बहुत हो रही है, कोई बात नहीं दोस्त, धीरे धीरे इंप्रूव करते रहो, एक मिस्टेक नोटबुक बना लो, उसमें लिखते रहो, है ना। आओ भाई, पंच तो चली जा चुकी है प्रिंट में, 10 दिन में आ जाएगी। मेडिजी में 1-1.5 महीने के आसपास लगेगा। पंच में कोई चेंज है? थोड़े बहुत चेंजेस हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है और कुछ चीजें ऐड भी करी हैं, कुछ सेक्शंस, पर पुरानी पंच भी आपके पास है तो कोई बुरी बात नहीं है, काम चल जाएगा। जो नई चीजें हैं, जो नए एडिशन है, वो मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लेनी है वो आप ले सकते हैं। गाना सर प्लीज, गाना यार, क्या गाएं, कुछ तो गाना पड़ेगा भाई, है ना। सर ई कोलाई इतना जल्दी क्यों डिवाइड करता है? कोई रीजन? ई कोलाई के पास कुछ है ही नहीं, दैट इज द ओनली रीजन। समझ लीजिए कोई यूकैरियोटिक सेल है, उसको अपने माइटोकॉन्ड्रिया को भी डिवाइड करना है, क्लोरोप्लास्ट को भी डिवाइड करना है, पेरोक्सिसोम को भी, राइबोसोम को भी, लाइसोसोम को भी, इतनी सारी चीजें हैं 2 बिटिया सेल में बांटने के लिए। ई कोलाई में कुछ है ही नहीं, प्रोकैरियोट है, कुछ भी तो नहीं है ना। तो जितनी कम ऑर्गेनेल है उतना कम टाइम लगेगा, फटाफट से फुचुक करके डिवाइड कर जाएगा, राइट। ओके, लीडर बोर्ड की टेंशन मत लो दोस्त, लीडर बोर्ड कुछ नहीं होता है ना, एकदम आप अगर सही जवाब दे रहे हो आपके लिए बहुत बेटर है। ओके सर, P53 एक मॉलिक्यूलर पुलिस जैसा फंक्शन करता है ना। P53 बहुत शानदार मॉलिक्यूल है मेरे दोस्त, इसे हमारे सेल का गार्डियन कहा जाता है। जैसे कि समझ लीजिए आप एक शहर में रह रहे हैं और आप अपने चाचा जी के घर पे रह रहे हैं, तो योर चाचा जी इज योर गार्डियन, वही आपकी देखरेख कर रहे हैं। तो ये P53 जो मॉलिक्यूल है ना, ये बेसिकली कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए भी काफी ज्यादा इसकी एक्टिविटीज देखी गई हैं, है ना। तो कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द गार्डियन मॉलिक्यूल ऑफ योर सेल, दैट इज P53। बहुत प्यारा प्रोटीन है, इसके बारे में कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, कभी मन होगा तो, है ना। सर जी की हाल? बढ़िया, ओके। लव यू गुरु जी, लव यू जुरू जी, अरे वाह वाह, थैंक यू मेरे भाऊ जी, है ना। क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। लव यू विपू भाई, मजा आ गया, लव यू टू दोस्त। रिवीजन कैसे करें? समरी लेक्चर ही छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है। लव यू टू मेरे दोस्त। इट नेसेसरी टू क्रैक नीट इन लाइफ? आभाष भाई बहुत अच्छा सवाल है। इट इज नॉट नेसेसरी टू क्रैक नीट इन लाइफ टू बिकम सक्सेसफुल, देर आर मेनी अदर वेज। अगर आप ईमानदारी से काम करते हो, अच्छे से काम करते हो, और आप कुछ भी कर रहे हो, देन यू कैन बिकम सक्सेसफुल, राइट। और सक्सेस ना बहुत सब्जेक्टिव है। लेट्स से यू कंसिडर मी सक्सेसफुल, राइट, मतलब जाहिर सी बात है आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो इस बात को मान रहे होंगे कि सर सफल हैं, क्योंकि तुम मुझे बहुत ऊपर से देख रहे हो और तुम मुझे बहुत सुपरफिशियली देख रहे हो। तुम देख रहे हो अवार्ड्स, तुम देख रहे हो मेडल्स, तुम देख रहे हो रिकॉग्निशन, तुम देख रहे हो फेम, तुम देख रहे हो कि ये लाइफ में कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या आप सफल हो या नहीं, तो मेरे लिए सफलता के पैरामीटर्स अभी फिलहाल बहुत अलग है। मैंने अपने आप को अनलॉक किया ही नहीं है। आई एम ऑन अ रेगुलर प्रैक्टिस टू अनलॉक माई फुल पोटेंशियल, टू अनलॉक माई इनेट पोटेंशियल विच इज हिडन इन साइड मी। आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, आई एम स्टिल नोइंग कि मेरी एकदम ऊपरी क्षमताएं क्या है, मैं क्या सबसे भयंकर चीज कर सकता हूं अपनी लाइफ में। तो सक्सेस भी सबके लिए बहुत डिफरेंट है मेरे भाई। अगर आप खुश हो और अगर आपको चैन की नींद आ जाती है, देन यू आर सक्सेसफुल। वो अभी भी आ सकती है, कई लोग घोड़े बेच के सो जाते हैं, है ना। ऐसा भी नहीं है कि कुछ किया ही नहीं लाइफ में। अगर प्रोडक्टिव कुछ कर रहे हो, वैल्यू बिल्डिंग कर रहे हो, लोगों की उससे मदद होगी, आदमियों का वेलफेयर होगा, आपके आसपास के लोगों का। इफ यू आर पॉजिटिव, लाइफ में एक टेम्परामेंट ऐसा डेवलप किया है कि किसी के बारे में आप नेगेटिव नहीं हो, किसी को लेकर के, किसी चीज को लेकर किलसे हुए नहीं हो, देन अल्टीमेटली यू आर सक्सेसफुल। अगर आप इस चीज को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ गए तो आप एक दिन खुद की नजरों में भी सफल हो जाओगे, है ना। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो। आपको लाइफ में मेहनती होना बहुत जरूरी है। वो मेहनत करना अगर आप नीट के इस एग्जाम के थ्रू सीख गए तो आप कुछ भी कर ले जाओगे। क्योंकि मैंने भी इतने सारे एग्जाम्स निकाले हैं और उन एग्जामिनेशन से मैंने सिर्फ काम करना ही सीखा है और फोकस्ड रहना ही सीखा है। वो मेरे एग्जाम नहीं भी निकलते तो भी मैं इतना ही खुश होता, सच बता रहा हूं। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, आप अपना 100% दे सकते हो, यू कैन गिव योर 100%। अदर देन दैट यू कांट डू एनीथिंग। अगर मैं 100% नहीं देता ना, मुझे खुद से बहुत प्रॉब्लम होती, बिकॉज मैं थोड़ा कंपेटिटिव हूं, है ना। आई एम हसलर,
मैं बहुत ज्यादा हासिल करता हूँ, मेरे को मतलब कोई चीज चाहिए और वो मुझे मेहनत से मिल सकती है तो मैं मेहनत करके ले लूंगा। मैं उतना हठी हूँ, मतलब मेरे को उतनी मेहनत करने की आदत है। मैं अपने आप को मतलब झिला सकता हूँ एकदम बहुत भयंकर तरीके से। मतलब नींद भी काट सकता हूँ, मैं अपनी भूख प्यास भी काट सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग इफ आई वांट समथिंग। मैं उसके पीछे कुत्तों की तरह पड़ जाऊंगा। तो उतने हठी अगर आप हो तो ट्रस्ट में आपको चीजें मिल जाएंगी। और 100% देने के आगे आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ आपके हाथ में नहीं है। तो अगर आपने 100% नहीं दिया है अभी तक, देन वर्क ऑन दैट थिंग टू मेक दैट 100। और 100 अगर दे दिया है उसके बाद कुछ आपके बस का नहीं है, फिर सब नेचर कर रहा है, प्रकृति कर रही है, भगवान कह लो, जो चीज आप मानते हो उस चीज का नाम लेके उनके ऊपर छोड़ दो, है ना। वो फिर आगे अपने हाथ की बात नहीं है, तो उस पर चिंता करना सही नहीं है। इट्स नॉट राइट। लेकिन मेहनत करना सीख गए तो सही बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपका आउटकम जो है आपको जरूर मिलेगा। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसमें मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि 99% श्योर हूँ, इसमें मैं 100% श्योर हूँ दैट इफ यू अंडरस्टूड द गेम, अगर आपको वो हार्डवर्क वाला, वो फोकस वाला गेम समझ में आ गया, आप किसी भी चीज में जाओगे, यू विल एक्सेल। हो सकता है आप नीट ना निकाल पाओ, लेकिन अगर आप दिन में 14 घंटा काम करना सीख गए, आप कुछ बहुत बड़ा कर लोगे। और वो आपको तभी पता लगेगा जब आप यहां से बाहर निकलोगे। जैसे अब मुझे कुछ याद नहीं आता स्कूल टाइम का, कॉलेज टाइम का। उस टाइम पे वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगती थी। अरे यार, कॉलेज में भाई सेकंड आया हूं मैं, किसी एक सब्जेक्ट में पीछे रह गए या क्लास टेस्ट में पीछे रह गए, तो उस टाइम वो चीज़ बहुत बड़ी हो जाती थी, अहम पे लग जाती थी। आज नहीं याद आती वो चीज़ें। आज वो रात जरूर याद आती है जब 15 घंटे पढ़ लिए थे, 16 घंटे पढ़ लिए थे। वो जो टेम्परामेंट है वो बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ के ऊपर आपको काम करना है और कुछ नहीं, है ना। चलो मेरे भाई, छोटा सा टॉपिक था, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। इससे रिलेटेड जो भी डाउट है कम्युनिटी पर डाल देना, और कम्युनिटी पर भी ना डालो तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज आई गेस 3 बज गए हैं, 3:02 है। अभी हमें भागना पड़ेगा। सबसे पहले खाएंगे खाना और उसके बाद बाबू थाना थाकर भागेगा दफ्तर की ओर। ऑल राइट, चलो यार। ऑल राइट एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, टेंशन लीजिए कम। भाई खड़ा है साथ में, आराम से प्यार से इस जर्नी को क्रैक कर ले जाएंगे, है ना। बहुत दबाव में नहीं रहना है। सो आई लव यू ऑल। एंड कल, अभी के लिए जो आपका डिसीजन था, कल देर इज नो क्लास। अगर मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी हुई तो मैं संडे को ले लूंगा। अगर मुझे रिकॉर्डिंग डालनी हुई तो मैं संडे को डाल दूंगा, या लाइव क्लास भी उठानी हुई तो संडे को उठा लेंगे। अभी के लिए ये बात हुई है हमारी। बड़ी बातचीत ये है कि कल कोई क्लास नहीं है। अब हम सीधा मुलाकात कर रहे होंगे शनिवार को, और उसके बाद संडे को, अगर आपकी इजाजत हुई तो। ऑल राइट, चलो यार, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। शुक्रिया, बाय बाय।